क्लास का पर्पस मुझे सिर्फ ये समझा देना है कि वैकल्पिक विषय का चयन करते हुए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, अपनी नेचर को भी देख लेना चाहिए, और फिर कौन से पैरामीटर्स पर हम विषय चुने और उन पैरामीटर्स पर कौन कौन से विषयों की अभी क्या स्टैंडिंग है। ठीक है, मैं फैसला नहीं करूंगा आपके लिए, फैसला आपको करना है, लेकिन हाँ, फैसला करने के लिए जितने आधार चाहिए वो मैं आपको दूंगा, और जो मान लीजिए मैं नहीं सोच के आया हूँ आप पूछेंगे तो उस पर भी बात करेंगे। तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बात करें तो आज की क्लास का जो एजेंडा है, एजेंडा से आप परिचित होंगे ही, यानी कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एजेंडा ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में है, और क्योंकि आप नए विद्यार्थी हैं तो नएपन की मात्रा भी अलग अलग होगी आप सब में। कुछ इतने नए होंगे कि उनको ऑप्शनल क्या होता है ये भी नहीं पता होगा, कुछ उनकी तुलना में कम नए होंगे जिनको पता है कि हाँ ऑप्शनल होता है, एक होता है, कुछ को डाउट होगा एक होता है कि दो होता है। तो वो अलग अलग नयापन आप लोगों का है ना, तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट बेसिक ब्रीफ करके आगे बढ़ूंगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट पर जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि यह क्या है, नंबर 2 कहाँ, क्योंकि आईएएस के साथ साथ पीसीएस का भी है तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये काम में आता है। नंबर 3 आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि इसका चयन क्यों महत्वपूर्ण है, वैकल्पिक विषय का चयन क्यों महत्वपूर्ण है। कुछ लोग अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं टॉस करके कि कौन सा विषय लेना है, तू कौन सा ले रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि फिजिक्स ले लूँ, तू बता, अरे दोस्ती में हम पीछे नहीं हटेंगे, अरे भाई मेरे तो फिजिक्स की बैकग्राउंड है, तू तो इतिहास पढ़ के है, तो क्या हो गया, दोस्त दोस्त होता है, करियर का क्या है, जीवन का क्या है। तो जो ऐसे खिलंदर किस्म के लोग हैं उनको ध्यान में रखे तो बात हम करेंगे नहीं। जो अपने जीवन को सीरियसली लेते हैं और चाहते हैं कि कुछ अच्छा जीवन में हो, उनको ये समझना जरूरी है कि ये फैसला इतना हल्का नहीं है जितना महत्वपूर्ण फैसला शादी का होता है ना, कि इससे करें कि उससे करें लगभग इससे आपको ज्यादा ऊर्जा आ गई इस बात से, है ना। आप लोग जिस उम्र में हैं अभी उसमें ऐसी बातें आपको ज्यादा अपील करती है इस समय, है ना। हाँ, तो जितना तो ठीक है, ये तुलना ज्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। जितना कठिन और महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि एक व्यक्ति को चुनना है जिससे ज्यादा 30-40 साल सर फोड़ने वाले हैं, मजाक तो है नहीं। तो महत्वपूर्ण तो है ही किसको चुना आपने, और कठिन भी है। कठिन उनके लिए है जिनके पास ऑप्शन एक से ज्यादा है, जिनके पास ऑप्शन है ही नहीं उनके पास तो कोई कठिनाई नहीं उनको तो नियति ने चुन के भेजा है कि भाई आपके लिए एक ही पीस मिला दुनिया में, तो उससे आप लीजिए। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ज्यादा हैं तो सीधी सी बात है कि थोड़ा सा कठिन आपके लिए हो जाएगा। तो हम समझेंगे क्यों महत्वपूर्ण है। ये 3 बातें बहुत बेसिक हैं। असली बात चौथी है, कैसे चुनना चाहिए वैकल्पिक विषय को, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, आधार क्या हैं, और उन आधारों पर हम खेलेंगे बहुत देर तक। आप ही लोग फैसला करेंगे, मैं आपसे कुछ कुछ पूछूंगा, आप लोग जवाब देंगे, उन जवाबों से ही निष्कर्ष निकलेंगे, फिर जो निष्कर्ष आपको सूट करे आप मान लीजिएगा, ठीक है। और सबका वैकल्पिक विषय एक नहीं हो सकता है, सबके अलग अलग होते हैं, तो आपको जो सूट करे वो आपके लिए सबसे अच्छा विषय है। जहां तक बात है कि वैकल्पिक विषय क्या है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यूपीएससी में 2013 से पहले जो सिस्टम था, अगर मैं संक्षेप में बताऊं, 2013 से पहले उससे मुख्य परीक्षा में 600 नंबर का जीएस होता था, और 600 नंबर के 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे। ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब वैकल्पिक विषय, यानी कि बहुत सारे विषयों की सूची में से आप खुद चुन लीजिए आप कौन से विषय से परीक्षा देना चाहते हैं, ठीक है। सूची लगभग वही अब भी है जो पहले थी। कुछ विषय जैसे पाली एक भाषा थी, पाली भाषा का साहित्य वो हट गया, कुछ विदेशी भाषाएं थी उनके साहित्य हट गए, लेकिन बाकी विषयों की सूची आमतौर पर जो पहले थी वो अभी भी है। तो पहले था कि आप इनमें से कोई 2 विषय चुन लीजिए, और कोई 2 का मतलब कुछ विषय साथ साथ नहीं चुन सकते थे, जैसे पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ नहीं ले सकते थे, ऐसी पबेड और मैनेजमेंट एक साथ नहीं ले सकते थे। तो जिन विषयों की नेचर मिलती जुलती थी वो साथ साथ लेना अलाउड नहीं था, लेकिन बाकी आप कोई भी 2 विषय ले सकते थे। और निबंध 200 नंबर का होता ही था, तो उस जमाने में 2000 नंबर का मेंस होता था। 2013 में यूपीएससी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया मुख्य परीक्षा में। 11 में तो प्रीलिम्स में आया था, 13 में मुख्य परीक्षा में आया। यूपीएससी इस बात से चिंतित थी उस दौरान कि कई ऐसे लोग सफल हो जाते हैं जो शायद डिजर्व नहीं करते, मतलब उनकी भाषा में कहूं तो जो डिजर्व नहीं करते। और उस समय का ट्रेंड, हिंदी माध्यम के स्वर्णिम दिन वही थे। हिंदी माध्यम में जब भी कहूं, इसमें गुजराती माध्यम, तमिल माध्यम, तेलुगु माध्यम सब शामिल है, यानी अंग्रेजी के अलावा बाकी भाषाओं के माध्यमों के स्वर्णिम दिन वो हुआ करते थे। क्या होता था, जनरल स्टडीज में मैं आपको ये बात स्टाम्प पेपर पर लिख के देने को तैयार हूं, आप लेना स्टाम्प पेपर, मैं लिख के दे दूंगा। कौन सी बात पहले सुन लीजिए, वो ये है कि हिंदी माध्यम का बच्चा पूरी ताकत झोंक के भी जीएस में अंग्रेजी माध्यम को हरा नहीं पाएगा, ये लगभग तय है। क्योंकि सामग्री का जो अंतराल है, हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम रात दिन कोशिश करते हैं वेबसाइट के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू कि आपको हर चीज उपलब्ध हो जाए, पर अथाह समुद्र है अंग्रेजी में, हिंदी में वो नहीं है। तकनीकी शब्द हिंदी में अनुवाद करते ही अर्थ खो बैठते हैं अपना। आप परीक्षा में वो लिखते हैं, परीक्षक उनको ठीक से समझ भी नहीं पाता है। कुल मिला के वो आनंद नहीं पैदा होता जो अंग्रेजी के उत्तर में होता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीएससी कोई साजिश करती है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सिस्टम कुल मिला के ऐसा है कि जनरल स्टडीज में ये हमेशा मुश्किल है, पहले मुश्किल था। पहले 600 नंबर में से क्या होता था कि हिंदी माध्यम में अगर हाईएस्ट 330 है तो अंग्रेजी में 360 के आसपास थे। अब 1000 नंबर का जीएस है। आपको पता है 2013 से क्या हुआ, यूपीएससी ने ये महसूस करके कि कुछ गलत लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। और गलत लोग क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग दोनों वैकल्पिक विषयों में खूब मेहनत करके
जैसे एक वैकल्पिक विषय मान लीजिए कि 200-250 प्रश्न बनते हैं, पूरे 250 प्रश्नों के उत्तर लिख के, चेक करवा के, याद करके एग्जाम में जाते थे। प्रश्न वहीं से आते थे और ऑप्शंस में इतने अच्छे नंबर लाते थे कि जीएस में 20, 30, 40 नंबर की जो कमी थी उसको भी भर देते थे। ऐसे में दिक्कत थी नहीं, इंटरव्यू में मतलब मैनेज हो जाता था। कोई अगर स्मार्ट बच्चा है तो किसी भाषा का भी हो, मैनेज आराम से हो जाता है और खूब सफल होते थे। 2002 की परीक्षा में पहले 100 में लगभग 25 लोग हिंदी मीडियम के थे। 2008 में फिर ऐसा हुआ, जिस साल किरण कौशल का 3rd रैंक आया था। 2002 में 5वां रैंक हिंदी माध्यम से अजय का आया था, 8वां रैंक हिंदी माध्यम से, 10वां भी लोकेश का हिंदी माध्यम से आया था उस साल। 2008 के बाद यूपीएससी में चेंजेस होने शुरू हुए, क्योंकि डीपी अग्रवाल उस समय यूपीएससी में एंटर हो चुके थे और वो उस समय चेयरमैन हुए यूपीएससी के। उन्होंने चेंजेस करने शुरू किए क्योंकि उनको जो रिपोर्ट्स मिली वो ये थी कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। तो सबसे पहले ये किया कि वैकल्पिक विषयों में प्रश्नों को मुश्किल करना शुरू किया गया। एक एक प्रश्न के 2 हिस्से, 3 हिस्से किए गए ताकि कोई सिलेबस छोड़ के ना जा सके, पूरा सिलेबस कवर करना पड़े। ये अच्छी बात थी, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ये तो कोई भी चाहेगा ना कि अच्छे विद्यार्थी का चयन होना चाहिए, इसमें तो कोई बुरी बात है ही नहीं। 2011 में प्रीलिम्स में चेंजेस किए गए, सीसेट लाया गया और सीसेट के मार्क्स भी जोड़े गए शुरू में। तब शायद विचार ये रहा होगा कि जो बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग नहीं है उनको पहले बाहर कर दिया जाए। परिणाम ये हुआ कि 2010 तक मुख्य परीक्षा देने वालों में 45% के आसपास हिंदी माध्यम के लोग थे, जो 2011 से घटकर 10 से 20% के बीच में आ गए और लगभग अभी भी वैसी ही हालत है। 13 में जब मुख्य परीक्षा में चेंजेस हुए तो क्या चेंजेस किए कि जीएस को कर दिया 600 से बढ़ाकर 1000 अंकों का, जो सीधे सीधे हिंदी माध्यम या गुजराती माध्यम के बच्चों के लिए नुकसान है। मैं फिर कह रहा हूं बार बार, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है आपको परेशान करने के लिए। जीएस की प्रकृति ऐसी है कि उसमें स्थानीय भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी में उपलब्ध सामग्री और सुविधाओं को टक्कर देने में समर्थ नहीं हो पाती है। आप बहुत कोशिश करके नजदीक आ जाएंगे लेकिन पूर्ण टक्कर नहीं दे पाएंगे, वो स्थिति बनती है। अब जैसे जीएस 600 से 1000 का हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी माध्यम के बच्चों की स्थिति थोड़ी सी तुलनात्मक रूप से कमजोर हो गई। कंपटीशन है ना, आपको तो आगे निकलना है। इसमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आपके नंबर कितने आए, फर्क इस बात से पड़ता है कि बाकियों की तुलना में आपके अंक कितने आए हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट कर दिया गया 1, वो हो गया 500 नंबर का। अब आप समझ सकते हैं, जिस समूह के लोग 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स 1200 और जीएस 600, उन 1200 के भरोसे सफल हो रहे थे, अब अगर ऑप्शनल की वैल्यू जीएस की तुलना में आधी रह गई तो उनकी सफलता की दर बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। और 2013 के बाद से आप लगातार देखेंगे कि हिंदी, गुजराती, इन सब माध्यमों का रिजल्ट तुलनात्मक रूप से कम है। गुजराती का बढ़ा है, उसके कुछ और कारण भी हैं, लेकिन वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, वो कारण नहीं है। वो कारण ये है कि वहां पर एक नई अवेयरनेस क्रिएट हुई, वहां की सरकार ने एक संस्था की शुरुआत की जिसने मेहनत की और रिजल्ट थोड़ा बेहतर हुआ। लेकिन कुल मिला के दिक्कत आई। एसए को बढ़ा के 250 का कर दिया गया, जो आप जानते ही हैं, और ये मेन 1750 का रह गया, जिसमें वैकल्पिक विषय की जो कीमत है वो 1750 में से 500 रह गई। 1750 में से 500 का मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि 1/3 से भी कम है, तो लगभग आप 28% के आसपास मान लीजिए। जबकि पहले ये वैल्यू 2000 में से 1200 की थी, यानी कि 60% थी। मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़ा अतीत पता रहे तो वर्तमान को समझना आसान होता है। वरना हवा में टॉस करके तेरा विषय क्या है, फिजिक्स, तो मेरा केमिस्ट्री है, ऐसे तो करते ही कई लोग, और फिर बाद में कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, भगवान हमारे साथ नहीं था। उसे भगवान नहीं, उसे दिमाग कहते हैं। दिमाग साथ नहीं था, दिमाग का इस्तेमाल किया ही नहीं तो कैसे बात बनेगी। तो पहली बात यह है कि ऑप्शन सब्जेक्ट ये है कि एक विषय यूपीएससी में आपको चुनना है और ये अकेली चीज है जो आपको चुननी है। जीएस आपको वैसा ही करना है जो सबको करना है, निबंध का पेपर वही आने वाला है, इंटरव्यू सबको देना है, प्रीलिम्स के दोनों पेपर सबके लिए समान रहने वाले हैं। इस पूरी प्रतिस्पर्धा में, जिसको कई लोग युद्ध कहते हैं, रणनीति बना दीजिए। रण का मतलब क्या होता है? युद्ध। तो मैं भी आपको प्रोत्साहित करने के लिए युद्ध शब्द का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे युद्ध बुद्ध है नहीं है, एक सामान्य परीक्षा है जिसको आराम से देना चाहिए। तो इस पूरे समर में, इस पूरी जंग में, इस पूरे युद्ध में, इस पूरे रण में आपको केवल एक फैसला करना है अपने हिसाब से कि मैं विषयों की सूची में से कौन सा विषय चुनूं, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे मम्मी फिक्स है, पापा फिक्स है, भाई फिक्स है, बहन फिक्स है, केवल एक फैसला करना होता है कि अपने पति या पत्नी के रूप में इसको चुनूं। और ठीक से चुना तो बढ़िया, वरना चुना। सरल सी बात है। जहां आपने एक मिस्टेक कर दी उसके बाद तो चुना ही चुना। इसलिए मात्रा बदलने से बड़ा फर्क पड़ जाता है, थोड़ा मात्रा पर ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया क्या है ऑप्शन सब्जेक्ट। दूसरा है कि कहां है। आईएएस में तो है ही, तो कहां का सबसे पहला उत्तर यूपीएससी। यूपीएससी में एक वैकल्पिक विषय आजकल चल रहा है। यूपीएससी के देखा देखी बहुत सारे स्टेट कमीशन ने भी चेंजेस किए, और मेरा अनुमान है कि आप लोग कोई ना कोई स्टेट कमीशन ध्यान में रखते होंगे। नहीं भी रखते हैं तो रखना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा उपाय है। कम से कम एक बहुत अच्छी नौकरी मिलने का स्कोप वहां भी रहता है। सबसे अच्छा इस मामले में उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज आमतौर पर सबसे ज्यादा आती है, और आप में से भी अधिकांश लोग उत्तर प्रदेश से ही हैं, इसलिए भी क्योंकि होम स्टेट है आपका। उत्तर प्रदेश में 2 विषय का रिवाज था, अभी हाल में उन्होंने चेंज करके 1 कर दिया है, और अपना लगभग 100% पाठ्यक्रम यूपीएससी वाला ही कर दिया है, जो अच्छी बात है। पहले क्या था कि 2 समुदाय थे, एक समुदाय उत्तर प्रदेश की तैयारी करता था, एक आईएएस की तैयारी करता था। जिसका आईएएस में नहीं हुआ, आईएएस तो छूटा ही, उत्तर प्रदेश भी छूट गया उसका। अब क्या हो गया कि एक ही समुदाय है,
जो एक ही तैयारी करता है, दोनों परीक्षाएं देके अपनी कम से कम एक अच्छा करियर बना सकता है। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां पर पहले 2 ऑप्शन से, उसने भी एक ऑप्शन शुरू कर दिया। तो हर जगह ट्रेंड क्या होता जा रहा है, एक वैकल्पिक विषय का। एक स्टेट कमीशन है जो अभी नहीं बदला है, वो है हरियाणा का। उसने अभी तक बदलाव नहीं किया, लेकिन निकट भविष्य में होना चाहिए। वहां अभी भी 2 विषय का रिवाज चलता है। हिमाचल प्रदेश में 1 है और बाकी स्टेट्स ने ऑप्शन सब्जेक्ट बंद कर दिया, जिनमें एक तो है छत्तीसगढ़, एक है राजस्थान, एक है मध्य प्रदेश। आप जिस जिस राज्य से हैं ध्यान कर लीजिए कि आपके स्टेट में क्या स्थिति है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ऑप्शन सब्जेक्ट नहीं है। तो वहां के विद्यार्थी जब सोचेंगे, केवल आईएएस सोच के बात करेंगे। अगर आप ऐसे राज्य से आते हैं जहां ऑप्शनल है, तो अपने राज्य की परीक्षा और यूपीएससी की परीक्षा कोशिश क्या करेंगे, एक ही विषय से काम चल जाए। 2 क्यों पढ़ें, एक से काम चल जाना चाहिए। आप में से ऐसा कोई व्यक्ति मेरे ख्याल से नहीं होगा जिसको केवल यूपी या केवल बिहार की परीक्षा देनी हो, आईएएस ना देनी हो। तो हम ये मान के चलेंगे कि आईएएस केंद्र में, और साथ में कोशिश करें कि आपका वही ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टेट पीसीएस में भी काम चला ले। ये रणनीति हम रखेंगे। अब समझते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है ऑप्शन को चुनना। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा क्रम उलट दें। पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि कैसे चुनना चाहिए, और उसके बीच में अचानक आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम कैसे से शुरू करते हैं, फिर क्यों की तरफ आते हैं। ठीक है, हाउ टू चूज, कैसे चुने, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुने, यही आज की थीम भी है हमारे सेमिनार की। तो मैं कुछ थोपूंगा नहीं आपके ऊपर, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताएं कि कैसे चुनना चाहिए। जैसे आप लोग चर्चाओं में रहते होंगे अक्सर, बहुत सारे दोस्त, और यहाँ पर मुखर्जी नगर में ज्ञानियों की कमी नहीं है, आपको हर 2 कदम पे कोई ज्ञानी मिलेगा। कुछ लोग तो बरगद के पेड़ की उम्र के हैं, लेकिन उनकी तैयारी अब तक पूरी नहीं हुई है, वो भी अब तक भी सलाह दे रहे हैं सब लोगों को। ऐसे लोगों को बाबा कहने का रिवाज यहाँ पर है। तो कुछ बाबाओं के चक्कर में आप पड़े ही होंगे, कुछ दोस्त आपके होंगे बहुत अच्छे जो सलाह देते होंगे, मांगने पर भी, बिना मांगे भी। तो आपने जितने फैक्टर सुने आज तक कि ऑप्शनल सब्जेक्ट इस आधार पर चुनना चाहिए, वो आप मुझे बताइए। मैं बस लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ कि क्या क्या आधार हो सकते हैं। कुछ भी संकोच मत कीजिए, जो मन में है बोल दीजिए। हाँ, ये कुछ बोल रहे हैं, इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट यानी कि रुचि, एक ऐसा विषय जिसमें मेरा इंटरेस्ट बने, बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी है, क्योंकि रुचि होगी ही नहीं तो पढ़ेंगे कैसे, मजाक छोड़ना है। मार्क्स गेनिंग पेपर हो, अंकदायी हो। अंकदायी का एक मतलब ये भी होता है जो अपनी गोदी में सुला सके। अंक का मतलब गोद भी होता है ना। तो हम अंक मार्क्स के सेंस में कह रहे हैं, दूसरे सेंस में नहीं कि ऐसा विषय कि आप सो ही जाते हैं उसमें जाके। तो जो मार्क्स गेनिंग पेपर हो, यानी कि आप अच्छा लिखें तो अच्छे अंक मिल जाएं आपको। ठीक है, वैसे आपको क्या लगता है कि सारे विषयों में अंक बराबर मिल जाते हैं, ऐसा है या ऐसा नहीं है? कितने लोगों का मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता विषय क्या है, आप जिसमें ठीक से मेहनत करेंगे आपको अंक मिलेंगे ही मिलेंगे? बहुत बढ़िया, वंडरफुल। और कितने लोगों को मिलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेहनत अपनी जगह है, रुचि अपनी जगह है, लेकिन अंक हर विषय में बराबर नहीं मिलते हैं, सब में अलग अलग लेवल रहता है। ये लोग अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं, ऐसा मानने वाले माइनॉरिटी में है। ठीक है, हम कोई फैसला करेंगे नहीं अपनी ओर से, हम तथ्यों पर बात करेंगे, तथ्यों से जो फैसला निकलेगा वो निकाल लेंगे। तो कुछ लोगों के हिसाब से तो ये पैरामीटर ही गलत है, क्योंकि अंक तो सब में मिलते हैं, फिर बातें खत्म हो गई। और जो अल्पसंख्यक लोग मान रहे हैं कि नहीं अंक सब में बराबर नहीं मिलते हैं, उनके हिसाब से ये भी पैरामीटर है कि अंक मिलने चाहिए, मार्क्स मिलने चाहिए। और किसी ने कुछ बोला था अभी? हाँ, रुचि तो हो गया, सफलता तो यही है, सफलता और क्या है? एक एक, एक, एक हाथ खड़ा कर लीजिए ऐसे। देखिए, लोकसभा नहीं है, ये क्लासरूम है, तो सांसद की तरह बिहेव मत कीजिए, क्लास के विद्यार्थी की तरह बिहेव कीजिए। ठीक है, हाँ। बैकग्राउंड, आपकी पृष्ठभूमि अगर उसमें हो तो अच्छा है, यानी अगर आपने उसमें बीए किया हो, एमए, एमएससी कुछ किया हो तो अच्छा रहेगा। जी, सहजता और रुचि में क्या अंतर होगा बताओ मुझे। जैसे मुझे इतिहास पढ़ने में रुचि हो रही है और सहजता हो रही है, इन दोनों में क्या अंतर है? वही बात है ना। आधार बढ़ाने के लिए आधार नहीं बढ़ाएंगे हम। जैसे कई विश्वविद्यालयों में समझाते हैं कि बेटा देखो 12 पॉइंट्स तो लिख के आने ही आने हैं, पॉइंट हैं 2 ही प्रश्न के उत्तर में, तो उन्हीं को फिर घुमा घुमा के 12 बनाते हैं। रुचि सहजता एक ही बात मान लेते हैं। ठीक है, अगर कोई अंतर तो बताइए, मेरे हिसाब से तो एक ही बात है, एक ही मान लें। चलिए, इधर के लोग नाराज हैं, किसी ने पूछा करंट से कोई तालमेल ना हो। अच्छा, इसको मैं करंट ना लगे ऐसा लिख दूं। करंट अफेयर से तालमेल ना हो। ये कहने का पर्पस बड़ा अच्छा है इनका। क्या होता है, कुछ विषयों में प्रश्न वही रहते हैं, उत्तर हर साल चेंज हो जाते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, उनके बेस पर क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या सर्वेज हैं, उनकी रिपोर्ट को मेंशन करेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। और कुछ विषय ऐसे हैं जो 300 साल से चेंज नहीं हुए हैं, वही चल रहा है। जैसे इतिहास, अब जब तक हड़प्पा में कोई नई खोज नहीं हो जाएगी, हड़प्पा के उत्तर वही रहने वाले हैं, कभी चेंज नहीं होने वाले। ऐसी भूगोल में कोई पूछे हिमालय की उत्पत्ति, तो हिमालय की उत्पत्ति तो तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कुछ बड़ा ध्वंस ना हो जाए, तब तक तो यही सब चलता रहेगा। लेकिन अगर आप लोक प्रशासन में है, मान लीजिए समाजशास्त्र में है, तो उसमें पेपर 2 में ये खतरा हमेशा है कि जो उत्तर पिछले साल लिखा था वो उत्तर इस साल चेंज हो जाए, क्योंकि नई कोई स्टडी आ गई है, नया ट्रेंड समझ में आ गया, प्रशासन में कोई नया कंसेप्ट आ गया, वो सब जोड़ना पड़ेगा आपको। तो अच्छा पॉइंट है कि करंट अफेयर से तालमेल ना, यानी अपडेट ना करना पड़े, सही भाषा में कहें ऐसा विषय कि एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया
उसमें रोज रोज अपडेट करने का दबाव जो रहता है वो दबाव ना हो। इसका एक फायदा और भी है, ये नवीकरणीय ऊर्जा वाला मामला भी है कि आप पढ़ें और आपके बच्चे भी उस विषय से परीक्षा दे सके उन्हीं नोट्स को पढ़ के, तो 20-25 साल बाद भी वो वैसा ही रहे और मतलब दादा खरीदे पोता बढ़ते वाला जो मामला है ना कुछ वैसा भी हो जाए। ठीक है। और बताएं इसके अलावा सिलेबस छोटा हो, किसने कहा छोटा हो, उसका पाठ्यक्रम छोटा हो, लघु पाठ्यक्रम हो, जिसको मतलब कितने मतलब 3 दिन में खत्म हो जाए ऐसा चाहिए कि कितना छोटा चाहिए, फिर भी कितना छोटा लगभग, तो कितने महीने में हो जाना चाहिए, अन्य की तुलना में छोटा हो, मतलब वैसे कितना भी हो लेकिन बाकी की तुलना में छोटा हो, ताकि जो मेरा रूममेट है उसको 4 महीने लगे तो मेरा 3.25 महीने में हो जाए, ताकि मैं 7 दिन उसको जला सकूँ भी, देख मेरा तो हो भी गया और तेरा हुआ ही नहीं, तो उसको जलाने के काम भी आना चाहिए ना। हाँ आप बताएं, जीएस से संबंधित होना चाहिए ये कह रहे कि नहीं, अच्छा ये करंट से नहीं होना चाहिए, मतलब जीएस में लाभ मिले, आप ये कहना चाह रहे हैं, तो लाभ केवल जीएस में मिले या ऐसे में मिल जाए और इंटर में मिल जाए तो नुकसान तो नहीं है ना, और पीसीएस में मिल जाए और इन सब के अलावा जीवन में भी मिल जाए, है ना। मतलब आप चाह रहे कि ऐसा पैकेज मिल जाए कि एक ही चीज आपने की और सारी सुविधाएं मिल जाए, यानी ऐसा जीवन साथी जो कमाता भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, सुंदर भी हो, सेवा भी करे सास ससुर की, और आपकी हर बात मान मिले, गुलामी भी करे। ऐसा मिलता नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी सोचने में क्या जा रहा है, सोच लीजिए। ठीक है, हाँ रटना ना पड़े, बहुत बढ़िया, रटना ना पड़े, यानी कंसेप्चुअल हो कि कंसेप्ट समझ गए और बात खत्म हो गई, बहुत बढ़िया। जैसे मैथ्स से रटने की जरूरत नहीं है, अगर हाँ तो मैथ्स तो ऐसा ही होता है, अगर मैथ्स में कंसेप्ट क्लियर है तो क्लियर है, वरना क्लीन है सब कुछ, उसमें तो बड़ी क्लैरिटी है। और भी कुछ बचा, रुकिए, हाँ इधर से कुछ, भाषा सरल होनी चाहिए, ये भी लिखूं, इसको सिंपल करते हैं, आसान होना चाहिए, है ना, भाषा नहीं विषय आसान होना चाहिए, विषय आसान हो, उसको पढ़ते हुए मतलब कितनी ऊर्जा खर्च हुई ये भी तो एक सवाल है ना, मतलब संसाधनों का अनुकूलतम दोहन करना है, न्यूनतम बौद्धिक ऊर्जा खर्च करके विषय समझ में आ जाए, ऐसा विषय होना चाहिए। हिंदी माध्यम में सहूलियत हो, हाँ क्योंकि आप लोग हिंदी माध्यम से हैं तो ये भी एक पॉइंट बनेगा, हिंदी माध्यम में वो सहूलियत, ये वैसे सहूलियत का क्या मतलब होगा, मतलब कंटेंट मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, नोट्स मिल जाए, वो सब चीजें हो जाए ना। चलिए और भी कुछ बचा, हाँ पिछले वर्ष में परिणाम अच्छा रहा हो, इसी को बोलते हैं अंकदायी, अंक है तो परिणाम है, अंक नहीं है तो परिणाम नहीं है, ठीक है, अंक सही कर लेंगे। बेहतर सामग्री उपलब्ध हो, सामग्री का मतलब हुआ कि बुक्स और नोट्स, पुस्तकें मिल जाएं, नोट्स मिल जाएं, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से बता रहे हैं आप लोग। और इसके अलावा कुछ और जो मेरे दोस्त के पास हो, नहीं ये जो उसके पास हो, जिससे मैं दोस्ती करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो तो कई दीवारें किस्म के लोग इस पे भी चुन लेते हैं विषय कि उसका क्या है, उसका भूगोल है तो मेरा भूगोल है, बस बात, चाहे मैं भूगोल में गोल हूँ लेकिन मेरा विषय भूगोल है होता है अपना पूरा, अब कोई दीवानेपन से तैयारी करेगा तो ऐसे तो करेगा। और बताइए कोई है तो आधार बता दीजिए, बाद में ये मत कहना कि एक आधार छूट गया था, हाँ वो कुछ बताना चाह रहे हैं, ये सही बात है भाई, मतलब ये वाला मामला वैकल्पिक इसलिए है क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप कहीं पढ़े हैं, खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ यदि आपको कहीं पढ़ना है तो टीचर अच्छा मिल जाए, अच्छा का मतलब सुंदर हो, स्मार्ट हो, या पढ़ाता ठीक से हो, पढ़ाता ठीक हो, सुंदर स्मार्ट हो तो भी ठीक है, लेकिन पढ़ाई ठीक से, प्राथमिकता पढ़ाई को है, सेकेंडरी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये तो बदसूरत से ही पढ़ लेंगे, बस पढ़ा अच्छे से, ठीक है। और बताइए, मतलब आप लोगों की उम्र में ये भी तो फैक्टर्स रहते ही है ना कि टीचर स्मार्ट है कि नहीं है, ये सब बचपन से ही रहते हैं। जी बताइए, आंसर में नंबर पूरे मिलने चाहिए, ये जो लिखा है अंकदायी है, जैसे मैथ से पूरे मिल जाते हैं, आज तक किसी के 500 आए उसमें, आज तक नहीं आए। हाँ पिछले साल ये जरूर हुआ कि एक विद्यार्थी के पेपर 1 में 222 नंबर आ गए 250 में से, ये पहली बार ऐसा हुआ है मैथ्स में, एक जमाने में ऐसा होता था, 2003 में संभवतः ऐसा हुआ कि पहले 20 रैंक में 19 इंजीनियर या डॉक्टर थे, वो 2003 था कि 2 था, थोड़ा कंफ्यूज, 3 ही रहा होगा। हाँ उसमें एक व्यक्ति जिसको मैं जानता था, उसका 5वां रैंक आया, उसके मैथ्स में 600 में से 533 नंबर आए, फिर यूपीएससी लिमिट फिक्स कर दी 0.85, यानी कि 510 के ऊपर देंगे ही नहीं, तो मैथ्स में कुछ लोग 510 लाने लगे, फिर मैथ्स को कम करने के लिए पेपर ऐसा बनाने लगे कि कोई अगर आइंस्टीन भी आ जाए तो पूरा ना कर पाए 3 घंटे में, ऐसा पेपर बनाने लगे, फिर वो अपने आप लेवल पे आ गए मैथ्स वाले भी। इस साल फिर एक विद्यार्थी के नंबर इतने आए हैं, यूपीएससी कोई अप्रोच रही होगी, पूरे अंक तो यूपीएससी में नहीं आते किसी भी विषय में, कितना भी जोर लगा लीजिए, अंकदायी में वही है, जितने अधिकतम अंक मिल सके उतना बेहतर, और कोई आधार नहीं। हाँ मतलब अपने आप करना भी संभव हो, सेल्फ लर्निंग संभव हो, ये अच्छा पॉइंट है। मैक्सिमम कितने नंबर स्कोर कर सकते हैं अभी बताते हैं, विस्तार में बताएंगे, चिंता मत कीजिए।
वही तो कर रहे हैं। कह रहे हैं ऑप्शनल 2-3 हो तो कंफ्यूजन में कौन सा चुने, वही तो कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? उनमें से एक कैसे चुनना है यही तो बता रहे हैं। और ये केवल ऑप्शनल के लिए है या उधर भी अप्लाई हो जाता है? रिश्ते भी 2-3 आए हुए हैं, उन रिश्तों में से एक ही चुनना है, क्योंकि कानून है एक विवाह का। ये संभव नहीं है कि आप 2 कर लें शादियां, करना एक ही है। और जुआ खतरनाक है, जुआ तो खतरनाक है ही कि आप अच्छी बातों में आके शादी कर ली, 2 दिन बाद पता लगा कि दरअसल तो व्यवहार ऐसा नहीं था। उसके बाद तो फिर सब शुरू करना होगा, झाड़ू पोछा सब करना होगा। ठीक है भाई, पुरुष को भी करना ही चाहिए ना, जेंडर इक्वालिटी क्या है, काम मिल बांट के होने चाहिए। चलिए, समाप्त हो गया। किसी के मन में कोई बात रह गई हो कि एक बस ये बात और निकल जाती तो शांति मिल जाती, कुछ भी आधार लगे तो बता दीजिए। फाइनल? ठीक, बाद में शिकायत तो नहीं करेंगे आप लोग। चलिए, तो ये सारे के सारे आधार अच्छे आधार हैं, इनमें से एक पर भी मेरी आपत्ति नहीं है। सारे आधार आपने बड़े अच्छे बताए हैं। इससे पता लग रहा है कि इस बीच में विद्यार्थियों का मैच्योरिटी का लेवल काफी बढ़ गया है, यानी नए विद्यार्थी भी इतनी गहरी बातें सोच रहे हैं। अच्छी बात है, सारे पॉइंट्स ठीक हैं, वैलिड हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे कल को आपको अपना पार्टनर चुनना है तो आपने उसमें भी लिस्ट बना रखी होगी ऐसी ही, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, विनम्र, अच्छा कमाने वाला, सम्मान करने वाला, सिगरेट ना पीने वाला, शराब को हाथ ना लगाने वाला, ऐसे 20-25 गुणों की लिस्ट बना रखी होगी। दिक्कत सिर्फ है कि वैसा पीस दुनिया में है नहीं। दिक्कत सिर्फ ये है कि जैसा पीस आप चाह रहे हैं वैसा पीस है नहीं, और अगर है तो आप वैसे पीस नहीं है कि वो आपको चुने। ये भी तो है, अगर सच में दुनिया में वैसा एक पीस है तो क्या गारंटी है कि आप खुद उस लायक हैं कि वो आपको ही पसंद करे? ऐसा तो गारंटी नहीं है ना। ठीक ऐसे ही मेरी जान पहचान में, मेरी जानकारी में ऐसा एक भी विषय नहीं है जिस पर ये सारी बातें लागू होती हूँ। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? फिर एक ही तरीका है, फिर आपको ये चुनना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी बात का महत्व ज्यादा है, कौन सी बात का महत्व कम है ना। जैसे सूरत और सीरत में टक्कर हो ही जाए, जिसकी सूरत है उसे सीरत नहीं है, सीरत है तो सूरत नहीं है। आपको चुनना पड़ेगा ना अंत में, इसमें से प्राथमिकता किस चीज की है। मैं ये नहीं पूछा किसकी है, वो तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस का मामला है, लेकिन कोई एक चुनना पड़ेगा आपको, और फिर उसके फायदे भी आपके, उसके नुकसान भी आपके। ऐसे विषयों में है, पहले हम चुनते हैं कि इनमें से कौन से 3-4 महत्वपूर्ण आधार हैं, और फिर उनमें रैंकिंग करके देखेंगे। जैसे पृष्ठभूमि मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। अब अगर आप सोचें कि आपने इतिहास पढ़ा मध्यकाल का ग्रेजुएशन में और आप फिजिक्स लेना चाह रहे हैं, फिर तो मुश्किल बात है। लेकिन ह्यूमैनिटीज का कोई भी विषय मेरे ख्याल से अगर आप 3-4-6 महीने ठीक से पढ़ लेंगे तो आपका हो ही जाएगा। जैसे जीएस में आप पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि क्योंकि बैकग्राउंड नहीं समझ नहीं पा रहे मैं इसको, समझ में आ जाएगा सारा। और यूपीएससी का इतिहास ये बता रहा है कि अधिकांश सफल विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपने पृष्ठभूमि के विषय नहीं लिए और सफल हो गए। 3 से 4 महीने पढ़ते हैं, गजब कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से पृष्ठभूमि बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आप सहमत हैं तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। हो तो ठीक है, बुरी बात नहीं है, लेकिन ना हो तो उससे तनाव मत लीजिए कि बैकग्राउंड नहीं थी। जैसे छोटा है, ये बहुत प्यारा आधार है। छोटा विषय है कि मान लीजिए 3 महीने में हो गया, और बड़ा विषय मान लीजिए 5 महीने में हुआ। इतना ही अंतर होता होगा ना, ये तो नहीं कि 3 महीने और 3 साल जैसा मामला है, ऐसा तो है नहीं। कुछ महीनों का ही मामला होगा, और 3 महीने में शायद कोई नहीं होगा, 4 महीने तो लग ही जाते हैं किसी विषय करने में, 4 मान लेते हैं। और कोई विषय थोड़ा लंबा चौड़ा है तो शायद वो 6 में हो जाएगा, बहुत लंबा है तो 7 में हो जाएगा, तब इतना होता होगा 7-8 में हो जाएगा, उससे ज्यादा क्या समय लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 2 महीने बचा लेने चाहिए। ठीक बात है, 2 महीने बचाने ही चाहिए। लेकिन आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूं कि मान लीजिए ये विषय आपको 250 अंक दिलवाएगा और ये विषय आपको 260 अंक दिलवाएगा। 3 महीने एक्स्ट्रा पढ़ के आपको 10 नंबर ज्यादा मिल सकते हैं, मान लेते हैं। तो आप 3 महीने पढ़ना चाहेंगे या नहीं पढ़ना चाहेंगे? पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि अंत में तो अंक का ही महत्व है, और एक एक अंक से 8-8, 10-10 रैंक हाथ से निकल जाते हैं। अभी मैं अंकों का पूरा खेल समझाऊंगा आपको, फिर ये बात और समझ में आएगी। तो छोटा है तो अच्छी बात है, लेकिन आपने 2 महीने बचाने के चक्कर में ऐसा विषय लिया जिसने आपके 3 साल एक्स्ट्रा लगवा दिए, सिलेक्शन ही नहीं हुआ उससे, क्योंकि 2 महीने बचाने थे। मेंस दिया, उसमें नंबर कम आए, मेंस नहीं हुआ, अगले साल फिर एग्जाम दिया, अगले साल फिर दिया, और अंत में आपने कहा 3 साल लग गए लेकिन 2 महीने बचा लिए मैंने। क्या इन्वेस्टमेंट है, देखिए, जबरदस्त निवेश है। 2 महीने बचाने के लिए 3 साल लगा दिए। ऐसा अनिवार्य नहीं, पर यह संभावना है। इसलिए अगर कोई आपसे कहे कि ये विषय छोटा है तो बहुत प्रभावित होने से बचिए इस चीज से। हाँ ठीक है, अगर बाकी सब फैक्टर्स मिल रहे हैं, छोटा भी है तो अच्छी बात है, लेकिन छोटा अपने आप में बहुत बड़ा आधार नहीं है। और यदि मैं, जैसे सामग्री की बात है, मान लीजिए पुस्तकें, एक विषय में पुस्तकें इतनी उपलब्ध हैं कि आप देख के दंग रह जाते हैं। आप बुक शॉप पे गए, आपने कहा भाई इस विषय की पुस्तकें हैं, बोला हाँ, वो पूरी दीवार उसी विषय की है, जाके देख लो, वहाँ 250 प्रकार की पुस्तकें लगी हुई उस विषय की। फिर आपने कहा यार ये नहीं, इस वाले विषय में, बोला इसमें कोई किताब नहीं आती, केवल नोट्स का एक पैकेट आता है, ये पढ़ लो, हो जाएगा, इससे कोई पुस्तक नहीं है उसमें। और आपको ये पता लगा कि इन नोट्स को पढ़ने मात्र से ठीक-ठाक नंबर आ जाते हैं,
कई सालों से आ रहे हैं, कई लोगों के आ रहे हैं। तो पुस्तकें नहीं हैं इस बात से आप प्रभावित होंगे, या पुस्तकें नहीं है तो भी चल जाएगा? चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? भाई सामग्री इतनी है कि नंबर आ जाते हैं, किताब हो ना हो, प्रिंटेड चीजें वेबसाइट्स में हो ना हो, कुछ ऐसा मिल जाता है कि हमारा काम चल जाता है, ये पर्याप्त है। किसी विषय में ज्यादा सामग्री उपलब्ध है तो उस विषय में ज्यादा फायदा ही होगा, ऐसा तो है नहीं। किसी विषय में कम सामग्री से भी शायद रिजल्ट्स बेहतर होते हों। टीचर अच्छा हो ये तो सेकेंडरी बात है, अगर आप कहीं क्लास करना चाहें, क्लास ना करना चाहें तो इसका महत्व है ही नहीं। हाँ, कहीं क्लास करनी है तो फिर ये मैटर करेगा कि कौन पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है। सेल्फ लर्निंग संभव है या नहीं, महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको क्लास नहीं करनी है। लेकिन मेरी अपनी समझ है कि ह्यूमैनिटीज का कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो अपने आप ना हो सकता हो। आप ह्यूमैनिटीज का कोई भी विषय अपने आप कर सकते हैं, एकदम धूमधाम से कर सकते हैं। इतना है कि शायद क्लास करने वाले बच्चों को 4 महीने में होगा, आपको शायद 5 महीने में हो जाएगा, 6 में हो जाएगा, पर करने पे आएंगे तो कर तो लेंगे ही। ऐसा उसमें कौन सी रॉकेट साइंस होती है? मतलब बाबर ने जो किया था उसको पढ़ने के लिए क्लास में ऐसा क्या पढ़ा दिया जाएगा जो किताब में नहीं मिलेगा? किताब में भी है, आपने पढ़ा, नोट्स बनाए, तैयार हो गया। तो ये कोई बहुत बड़ा पैरामीटर नहीं है मेरे हिसाब से। जो पैरामीटर्स हैं, एक तो है रुचि, क्योंकि रुचि ना हो तो आप झेल नहीं पाएंगे। एक दिन की बात तो है नहीं, 3, 4, 5, 6 महीने पढ़ना है उस विषय को, जीना है, उसमें उतरना है, उस पर लिखना है। तो रुचि या सहजता जिसको इन्होंने कहा वो तो होनी ही चाहिए, उसके बिना मुश्किल है। अंक मिले ये भी महत्वपूर्ण है। ये उनको महत्वपूर्ण नहीं लग रहा होगा जो मानते हैं कि सारे विषयों में बराबर अंक आ सकते हैं, और जो अल्पसंख्यक लोग मानते हैं कि नहीं सब में बराबर अंक नहीं आते, उनको ये पॉइंट महत्वपूर्ण लगना चाहिए। मैं भी तथ्यों पे आता हूँ। इसके अलावा एक पैरामीटर ये समझ में आता है कि जो जीएस में, एसए में, इंटरव्यू में, पीसीएस में और जीवन में भी सहायता कर सकता हो। ये 3 पैरामीटर्स मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है, और हमें जो करना है वो ये करना है कि इनमें से महत्व का अनुपात क्या है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी मूल अप्रोच पे आ रहा हूँ, और फिर आपको पूरा हक है कि आप मुझसे इतने सवाल पूछें नहीं, सवाल दागें, ताकि मैं कोई गलत बात आपके सामने साबित न कर पाऊँ। पूरा हक है, और अपने हक का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, मैं तो फिलॉसफी का अध्यापक रहा हूँ लंबे समय तक, और साहित्य का भी रहा हूँ। अध्यापक नहीं, विद्यार्थी कहना चाहिए, क्योंकि इन विषयों में सिखाया जाता है कि व्यक्ति को अपनी हैसियत में रहना चाहिए। विद्यार्थी कहना अच्छा होता है, अध्यापक कहना बुरा होता है। और इन दोनों विषयों का रिजल्ट एक जमाने में खूब अच्छा आया करता था, जब तक 2 विषय थे। लेकिन फिलॉसफी पढ़ के मैंने सीखा कि किसी बात पर विचार करते हुए ना बहुत बेसिक क्वेश्चन से चलना चाहिए, हवा में बात नहीं करनी चाहिए। बेसिक क्वेश्चन ये है कि आप वैकल्पिक विषय का चयन क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। सब कुछ इससे तय होगा। अगर आपको अपना पर्पस स्पष्ट है तो आपके जो प्रीमाइसेस हैं, निर्णय लेने के आधार हैं, वो अपने आप उसके हिसाब से तय हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जीवन साथी के चयन का उद्देश्य अगर अपने दोस्तों को दबाव बनाना हो तो आप सुंदरता और पैसे पर जाएंगे। अगर जीवन में शांति चाहिए तो आप व्यक्ति के नेचर पे जाएंगे। अगर बोरियां भरने का लालच है तो आप उस व्यक्ति की आर्थिक पृष्ठभूमि देखेंगे। पर्पस पता हो तो आपके चयन के आधार अपने आप समझ में आने लग जाते हैं। पर्पस स्पष्ट होना चाहिए। तो वैकल्पिक विषय हम क्यों ले रहे हैं या क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एक पर्पस जो मैं समझ सकता हूं वो ये है कि आप सफल होना चाहते हैं इस परीक्षा में, और आईएएस या आईपीएस या कुछ और सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, ये तो पर्पस है ही आप सबका। और जिनका इसके अलावा कोई और पर्पस भी है, मेरे ख्याल से वो पर्पस ये हो सकता है कि आपको ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है, आपको मजा आता है पढ़ने में। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन हो सकता है जिसको मजा आता हो पढ़ने में, लेकिन कुछ लोग सच में ऐसे होते हैं, और आप में से भी होंगे ही। तो आप में से ऐसे लोग हाथ खड़ा करने जिनको मजा आता है पढ़ने में, कोई नई चीज मिले तो तबीयत हरी हो जाती है पढ़ के। हाँ देखिए, है ना, इतने सारे लोग हैं जिनको पढ़ के इतना अच्छा लगता है, कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज मिले, कुछ सीखने को समझने को मिले तो लगता है कि मजा आ गया, इससे ज्यादा क्या मजा आएगा। कुछ तो वो हैं जो तंबाकू खा के आनंद हासिल करते हैं, उनको दर्शन की भाषा में कहते हैं कि निम्न स्तर का सुख उनको ज्यादा पसंद है। कुछ के सुखों के स्तर ऊंचे होते हैं तो उनको पढ़ना लिखना ज्यादा अच्छा लग सकता है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको पढ़ना अच्छा लगता है। इन 2 के अलावा तीसरा पर्पस क्या हो सकता है? जैसे कोई मुझसे कहे कि इतिहास चुनो, कि भूगोल चुनो, कि हिंदी साहित्य चुनो, या राजनीति विज्ञान चुनो, और मुझसे पूछे कि पहले पर्पस बताओ क्यों चुन रहे हो। क्या इन 2 के अलावा कोई और पर्पस मेरे पास हो सकता है? मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, आपके पास है तो आप बता दीजिए। एक तो ये कि मुझे सफल होना है। हाँ बताइए, तीसरा पर्पस क्या है? और आगे तक फैलाना है उसको। हाँ, आप उस विषय को अपने जीवन में और आगे फैलाना चाहते हैं, मतलब प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि इस भाव से, है ना। तो भूगोलम शरणम गच्छामि, समाजशास्त्रम शरणम गच्छामि इस भाव से। प्रचार प्रसार बहुत वैलिड मुझे लग नहीं रहा इस मामले में। वो धर्म का मामला होता तो समझ में आता, कमंडल उठाए और आप चल पड़े प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन इसमें क्या प्रचार प्रसार करेंगे? संस्कृति आगे बढ़ाएंगे, इससे वो अलग से बढ़ा देंगे हम लोग, तनाव मत लीजिए। अभी इसमें नहीं बढ़ाते, संस्कृति बढ़ाएंगे आगे, अभी सरकार बढ़ा रही है काफी ज्यादा, बढ़ाएंगे बाद में, है ना। कोई और वैलिड आधार बताइए। मेरे ख्याल से इस 2 के अलावा कोई आधार बनेगा नहीं, यही 2 पर्पस है। अब ये बताइए कि आप में से कितने लोगों का एकमात्र पर्पस ये है कि भाई सफल होना, इसलिए चाहिए विषय में। तो ये संख्या में मान लेता हूं करीब 70% के आसपास। कितने लोगों का एकमात्र पर्पस ज्ञान है कि सफलता जाए भर में, ज्ञान चाहिए बस। आप ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, है ना, जल्दबाजी में फैसला ना हो जाए।
मतलब अगर आप ये फैसला करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसे विद्यार्थी बहुत अच्छे लगते हैं जो सीखना चाहते हैं, और सफलता मिलेगी तो ठीक है, लेकिन सीखना प्राइम है। ऐसे भी कुछ बच्चे आते हैं, हर साल ऐसे कुछ बच्चे आते हैं। तो मेरे प्रश्न पर गौर करेंगे। गौर ये करना है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको सफलता से मतलब नहीं है, वो विषय का चयन केवल इसलिए करना चाह रहे हैं कि उनको ज्ञान प्राप्त करना है, उनको आनंद चाहिए, ज्ञान का आनंद चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे लोग 3, 4, 5 आप हैं ना, ऐसे ऐसे 6 या 7 लोग हैं। तो 6 या 7 का मतलब हुआ, इस क्लास के हिसाब से हम मान लेते हैं कि 2% के आसपास, 1.5 के आसपास होंगे, लेकिन 2 मान लेते हैं राउंड फिगर में। तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके दोनों पर्पस हैं। तो ऐसे लोग हाथ खड़ा करें जिनको दोनों पर्पस है। बहुत बढ़िया। मजे की बात है कि ये भी 40-50% हो गए हैं और हम 100 से आगे निकल गए। मजा ही आ गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं 28% मान लेता हूँ ऐसे लोगों को जिनके दोनों उद्देश्य हैं। ठीक है। अब जो 28% हैं जिन्होंने भी हाथ खड़ा किया था, उनसे फिर एक सवाल पूछना है। इन 28% जिनके दोनों उद्देश्य हैं, उनमें से कितने व्यक्तियों के लिए प्राथमिक उद्देश्य सफलता है? ये 28 में 27 तो यही हो गए। और ऐसे लोग जिनके दोनों उद्देश्य हैं किंतु ज्ञान पहला उद्देश्य है, वो कितने लोग हैं? ये वही, मतलब जैसे भारत में पारसी समुदाय है, लगभग कुछ उतनी ही संख्या बहुत कम है उनकी, तो दबाव भी रहता है। तो इन 28 में से भी 27 घूम फिर के यहाँ पहुंच गए कि दोनों चाहिए, पर हाँ प्राथमिक रूप से ये चाहिए। और कुल मिलाकर 2 से 3% विद्यार्थी वो हुए जिनको ज्ञान, आनंद, सुख चाहिए पढ़ाई का। हाँ, सफलता मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भाड़ में जाए। ज्ञान मिलेगा तो सफलता मिली जाएगी। जो भारत के नेता लोग हैं उनको देख के लगता है कि ज्ञान होने पे ही सफलता आती है। ऐसा, ये एक इजी रास्ता है तर्क का कि ज्ञान होगा तो सफलता मिल ही जाएगी। मैं आपको ऐसे करीब 300-400 व्यक्तियों का नाम बता सकता हूँ जिनको बहुत ज्ञान था पर वो सफल नहीं हो पाए। अगर आप उनसे मिलेगी तो दंग रह जाएंगी। हाँ, किसी फील्ड में तो मिल जाएगी। जैसे इतिहास ठीक से पढ़ा और बाद में रिक्शा अच्छी चला ली, सफलता मिल गई, सबसे अच्छी रिक्शा चलाता है। असली सवाल है इतिहास क्यों पढ़ा? रिक्शा चलाने के लिए। इतिहास पढ़ा था आईएएस बनने के लिए, वो तो बने नहीं। उसके बाद अगर आपने टमाटर की दुकान खोल भी ली अच्छी सी और खूब चल पड़ी दुकान, तो क्या फायदा हुआ? अच्छा चलिए, मान लीजिए आपने इतिहास अच्छे से पढ़ा, कोई भी विषय है ना, कोई लोक प्रशासन पढ़ा, मान लीजिए अच्छे से पढ़ा, इसमें सफलता नहीं मिली। अब उससे क्या सफलता मिली जीवन में? हाँ, मतलब आप पढ़ा सकती हैं आगे चलकर, यही ना? नहीं, बेरोजगार तो नहीं रहेंगे। ये अभी हम मनरेगा की स्थापना नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अभी हमारा पर्पस वो नहीं है, आप समझे इस बात। आप मेरा भाव समझिए, है ना? यहाँ सफलता का मतलब क्या है? यहाँ सफलता का मतलब है कि एक विषय जिस लिए पढ़ा गया, जैसे मान लीजिए मैं मैथ्स पढ़ूं कि मुझे कैट का एग्जाम पास करना है और कैट नहीं हो पाया और मैं रैट बन गया उसके बाद, और मैं कहूँ चलो मैथ्स पढ़ाऊंगा, कम से कम मैंने मैथ्स पढ़ा तो मैंने ट्यूशन तो पढ़ाई ली कम से कम। अब ये तो पता है क्या, मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं कि आप खुश हो लीजिए। गालिब कह गए हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। इससे दिल खुश रहेगा। आप कह सकते हैं कि हाँ ये नहीं हुआ तो ये तो हुआ कम से कम, लेकिन आपने जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की, अगर वो नहीं हुआ तो ये तो मानना ही चाहिए कि कम से कम उस पॉइंट पर तो विफल हुए ही हुए, है ना? सेकेंडरी सफलता मिल गई, वो एक अलग बात है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को। ठीक है, तो आप में से 97% के आसपास लोगों की राय है कि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। अब इतने समझदार ग्रुप के साथ बात करते हुए मुझे चिंता ये हो रही है कि जब इतना सब पता ही है तो फिर फैसले गलत क्यों होते हैं? अब इसी पॉइंट पर आते हैं, सफलता। अब मैं उन 3% व्यक्तियों से थोड़ा सा अलग बात कर रहा हूं। उनके लिए सिंपल सी बात है, जो विषय पढ़ के मजा आए वो ले लीजिए। तेरे ही साथ जीना है, तेरे ही साथ मरना है, बस सर पे बांधिए सफेद कफन कि मर जाऊंगा लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं, इस भाव से पढ़िए। मैंने खुद एक बार ऐसा किया था और उसका वही परिणाम हुआ कि शहादत मिली उस विषय में, और उसकी वजह से मुझे प्रॉपर आईएएस नहीं मिल पाया। मेरा सिलेक्शन हुआ था, पहले प्रयास में हो गया था। तो 2 विषय थे उस समय, हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र मेरे विषय थे। जब रिजल्ट आया तो मेरे दोस्तों ने शोर मचा दिया कि हिंदी और समाजशास्त्र से हुआ है। तो मैंने उनको करेक्ट किया, मैंने कहा हिंदी साहित्य की वजह से और समाजशास्त्र के बावजूद हुआ है। सही वाक्य ये है, सही वाक्य ये है। 2 तो है ही विषय। एक विषय ने पूरी कोशिश की कि बन जाए आईएएस, एक ने कहा बन के दिखा दे, और दोनों के तालमेल से जीएस, एसए, इंटरव्यू सब मिला जुला के हो गया सिलेक्शन, प्रॉपर आईएएस नहीं मिल पाया। अब तथ्य सही है कि हिंदी और समाजशास्त्र से हुआ, पर तथ्य इतना ही थोड़ा ना है। तथ्य ये भी तो है कि एक विषय ने बहुत सहायक भूमिका निभाई और एक ने बाधक भूमिका निभाई। इसको कैसे भूल जाऊं? और ऐसे और भी केसेस बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग विषय को लेकर। तो अच्छा, मैंने लिया क्यों था विषय? वो मेरी इतिहास की बैकग्राउंड थी, मैंने इतिहास से बीए ऑनर्स किया हुआ था और एमए हिंदी में किया था दिल्ली विश्वविद्यालय से, और दोनों विषय इसलिए पढ़े थे कि आईएएस का एग्जाम देना था। लेकिन जब प्रीलिम्स का फॉर्म भरने का समय आया, एक कमबख्त मेरे दोस्त ने मुझे समाजशास्त्र की किताब दिखा दी, एक दिन लेके घूम रहा था, मेरे पास छोड़ के चला गया। मेरी नजर पड़ गई, मैंने उसे खोला, पढ़ना शुरू किया। इतनी सुंदर किताब थी वो, मतलब सुंदर छपाई वपाई नहीं, जो लिखा था उसके अंदर इतना सुंदर, इतना बढ़िया, पढ़ के लगा कि मैं आज तक क्या पढ़ रहा था। मैंने उसी दिन फैसला किया कि अब इतिहास से परीक्षा नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए।
कई बुद्धिमानों ने समझाया, पर उस समय मैं समझ रहा था कि मैं ही बुद्धिमान हूँ। तो मैंने कहा ना, अब तो फॉर्म इसी से भरेंगे, चाहे जान रहे चाहे ना रहे, चाहे सर फूटे या माथा। मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मैंने भर दिया उससे फॉर्म, प्रीलिम्स भी निकाल लिया, उसी विषय से प्रीलिम्स निकाल लिया पहले साल में, मेंस भी निकाल लिया, इंटरव्यू भी हो गया। जब मार्कशीट आई तब पता लगा कि उसमें दिक्कत रही। और मैंने उसमें पढ़ने के लिए खूब जर्नल्स वर्नल्स जो अंग्रेजी के आते हैं वो सारे देख मारे थे, दिल्ली विश्वविद्यालय में सारे मिल जाते थे लाइब्रेरीज में। मैं अंग्रेजी में सहज हूँ एकदम, मुझे अंग्रेजी में रत्ती भर भी दिक्कत नहीं है, मेरा ग्रेजुएशन का माध्यम अंग्रेजी ही है, इसलिए मैंने अंग्रेजी के सारे जर्नल्स पढ़े, उनके नोट्स हिंदी में तैयार किए। उसके बाद हालत ये थी कि दूसरे वैकल्पिक विषय की तुलना में 125 नंबर कम थे उसमें। तो तब से मुझे लगने लगा कि ये मामला इतना सीधा है नहीं। जिस गोलूपन से हम कहते हैं ना कि कोई भी विषय ले लो, मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होगा, ये बहुत प्यारा शब्द इसके लिए, गोलूपन। मैं साबित करूंगा, मैं ऐसे बात नहीं करूंगा, मैं साबित करूंगा, तथ्य दूंगा आपको, बिना तथ्य की बातें नहीं करेंगे। सफलता अगर आपको चाहिए तो मान लीजिए ऐसा विषय मिल गया कि जो अंकदायी भी है, रुचि भी देता है, पृष्ठभूमि भी है, करंट अफेयर से तालमेल भी नहीं है, छोटा भी है, जीएस में भी लाभ देता है, एसए में भी देता है, इंटरव्यू में भी, तो क्या दिक्कत है, ले लीजिए। पर ऐसा तो है नहीं। मान लीजिए कि आपको ऐसा विषय चुनना है जिसमें कुछ चीजें हैं कुछ नहीं है, तो कैसे चुनेंगे? इसके लिए फिलॉसफी में एक, या जो लॉजिक है, तर्कशास्त्र है, उसमें तरीका है, उसको डायलेमा कहते हैं। एक सेंटेंस हम यूज करते हैं, उस सेंटेंस से दोनों बातें स्पष्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए अंकदायी विषय का मतलब है कि उसमें नंबर ज्यादा आएंगे, और नंबर ज्यादा आएंगे तो सफलता मिलेगी, है ना। अभी के लिए हम मान लेते हैं 10 मिनट के लिए कि अंक सब में बराबर नहीं मिलते हैं, बाद में हम साबित करेंगे कि ये सच है कि झूठ है, अभी के लिए मान लेते हैं समझने के लिए। तो मान लीजिए कुछ विषयों में नंबर ज्यादा मिलते हैं, कुछ में नहीं मिलते हैं। और सबसे टफ मैं विषय लेता हूं, रुचि और अंक। सबसे टफ तो यही है। मैं नहीं चाहूंगा कि आप ऐसा विषय जिसमें रुचि ना हो, लेकिन फिर भी एक बार एज्यूम करते हैं, दो ही विषय है मेरे सामने। एक में मैं जानता हूं कि रुचि मेरी नहीं है, पर मुझे यह पता है कि मैं इसको पढ़ूंगा 3-4 महीने तो मेरे अंक आ ही जाएंगे इसमें, मान लीजिए 300 आ जाएंगे। दूसरे में मेरी रुचि बहुत खतरनाक लेवल पर है, मतलब उसके साथ में जी भी सकता हूं, मर भी सकता हूं, ऐसा विषय है, इतनी रुचि मुझे उसमें है। पर पहले के बहुत सारे व्यक्तियों के अंक देख के मुझे इस बात का अनुमान है कि इसमें कितना भी पढ़ लूं 270 के ऊपर नहीं निकल पाऊंगा। ठीक है, मान लेते कि ऐसी स्थिति मेरे साथ आ गई। तो ऐसे नाजुक मोड़ पर मुझे क्या फैसला करना चाहिए? इसके लिए एक वाक्य है, उसको अपने मन में बोल लीजिए, दोहरा लीजिए, फिर फैसला हो जाएगा। वाक्य क्या है? मैं अपनी रुचि से समझौता नहीं कर सकता, चाहे मुझे सफलता से समझौता करना पड़े। या मैं अपनी सफलता से समझौता नहीं कर सकता, चाहे मुझे अपनी रुचि से समझौता करना पड़े। आपको इन्हीं में से एक मानना है, तीसरा ऑप्शन तो है नहीं। भगवान ना करे कि अगर ऐसी स्थिति आ ही जाए और आपको इन दो में से एक को चुनना पड़े। मैं ऐसा कह नहीं रहा कि चुनना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको ऐसी चॉइस मिल जाए जिसमें दोनों चीजें मैच कर दे, पर एज्यूम कर लीजिए ना, कठिन एजम्पशंस लेके चलेंगे तो फैसला आसान रहेगा आपके लिए। तो आप में से मैं दोनों वाक्य बोलता हूं, हाथ खड़ा करके बताइए कौन क्या चुनेगा। ठीक है, पहला वाक्य, मैं अपनी रुचि से समझौता नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, चाहे सफलता मिले या ना मिले। हाथ खड़ा कर लें। इसके समर्थन में कितने लोग हैं? ऐसे लोगों की संख्या 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। तो आपको यही करना है, जो विषय पढ़ के मजा आए वो लेना है, एकदम तनाव नहीं लेना है। क्लैरिटी हो गई? सो सिंपल। तो जिस विषय को पढ़ के लगे कि बस इसी के लिए बनी थी मैं, तो उसको पढ़िए। दूसरा वाक्य, अच्छा ये रुचि से समझौता केवल 5 महीने के लिए करना है, आईएएस बनने के बाद तो पढ़ ही सकते हैं उसको, उसमें दिक्कत नहीं है। ये रुचि से समझौता स्थायी समझौता नहीं है रुचि के साथ, ये 4-5 महीने का ही समझौता है केवल, है ना। शादी वाले मामले में स्थायी समझौता हो जाता है, यहां समझौता अल्पकालिक समझौता है। तो दूसरा वाक्य, मैं सफलता से समझौता नहीं कर सकता, चाहे मुझे अपनी रुचि से कुछ महीनों के लिए समझौता करना पड़े। मेरा अनुमान था कि यही होगा। देखिए, तो आप में से लगभग 99% व्यक्तियों ने यह माना कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, भगवान करे कि ऐसा ना हो, भगवान है या नहीं मुझे पता नहीं है, मैं वैसे ही बोल देता हूं मुहावरे के तौर पर। तो 99% लोग मानते हैं कि 99% लोग मानते हैं कि रुचि का महत्व अंकों की तुलना में कम है, या अंकों का महत्व रुचि की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि सफलता हासिल करनी है। ये पता कैसा मामला है? जैसे युद्ध होने वाला है, दो पार्टियां युद्ध करने वाली, दोनों से कहा कि भी अपना हथियार चुन लो। एक गया, उसने कहा कि मेरी रुचि तो लाठी में है। रखी है क्या क्या? लाठी, भाला, बंदूक, हथगोला, परमाणु बम, ये सारे रखे हुए हैं। उसने कहा नहीं, मुझे बचपन से लाठी में अच्छा लगता है, मैं लाठी लूंगा। और सामने वाला आया, चुपचाप देखा, परमाणु बम उठा के ले गया। आजा भाई आजा, चला जा। अभी लाठी हिलाते हुए जा रहे ऐसे ऐसे, मैं तो लाठी से मारूंगा। और ये कह रहे कि आओ मेरे पास लाठी मारूंगा। उसने दूर से ही परमाणु बम फेंका और धुआं निकल गया, बात खत्म हो गई। और उसके ये कुछ वैसा मामला हो गया कि मैं तो अपना शौक ही पूरा करूंगा, चाहे सामने वाला परमाणु बम लेके बैठा हो, हम तो लाठी से खेलेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि तो बड़ी हास्यास्पद सी बात हो गई। जैसे आपने देखा कि कुछ दिन पहले सेंटिनल आइलैंड पे एक घटना घटी, वहां मैं मतलब वहां तो नहीं गया, उसके पास से निकला हूं, तो उसका इतिहास मैंने जाना, बहुत रुचि मेरी उसमें थी। और उसके बारे में कल एक बड़ा अच्छा लेख मुझे पढ़ने को मिला, एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने वहां के लोगों से बड़ा अच्छा संपर्क साधा था भारत सरकार के बिहाफ पे। मधुमाला चट्टोपाध्याय उसका नाम था। तो
कल्पना कीजिए, सेंटिनल आइलैंड के लोग जब भी कोई ज्यादा तीर से मारते हैं उसको, लंबे लंबे तीर होते हैं उनके पास, भारत सरकार के लोग जाते हैं डरते हुए, वो तीर खा लेते हैं पर हमला नहीं करते हैं। ये करना भी चाहिए, संस्कृति की रक्षा होनी ही चाहिए। मैं वैसे कह रहा हूँ, अगर सोच के देखिए, अगर सेंटिनल आइलैंड के लोगों को सिर्फ ये पता लग जाए कि भारत के पास परमाणु बम भी है और सेना भी है जिसमें तोप गोले वोले सब हैं, हवाई जहाज भी है, जल सेना भी है, और उनको ये रियलाइज करवा दे कि भारत सरकार को केवल 20 मिनट चाहिए, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, पर क्योंकि उनको नहीं पता, वो अपने तीर कमान में इतने खुश हैं, उनको लग रहा है अरे हमसे कौन जीतेगा, कोई यार तीर मारा सटाक से मार दिया। अमेरिका भी चुप है क्योंकि कल्चर का मामला है, ब्रिटेन भी चुप रहता है इस मामले में, एक बार गलती कर चुका है अब चुप रहता है। लेकिन जैसे उनकी रक्षा करने का विचार सारी सरकारों का है ना, आपकी रक्षा कोई नहीं करेगा अगर आपने परमाणु बम के सामने लाठी चुन ली तो। और बाद में फिर ये मत कहना, मतलब ऐसे केसेस हैं बहुत सारे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, एक व्यक्ति का जिक्र करता हूं आपके सामने। ये बात करीब 2004 या 5 की है। 3 रूममेट्स, तीनों पढ़ने में अच्छे, तीनों इंटरव्यू दे रहे थे, तीनों मेरे विद्यार्थी थे। तो बैठे हुए थे, सब भावनाओं पर बात चल रही थी। उनमें से जो व्यक्ति सबसे अच्छा था, मेरे हिसाब से उसको आईएएस के टॉपर होना चाहिए था, और मैंने उससे कहा कि सब ठीक रहा तो आईएएस के टॉपर इस बार के आप ही हैं। बाकी दोनों इस बात से नाराज हो गए कि हमें नहीं कहा, और मैं आज तक कायम हूं कि मुझे कहना भी नहीं चाहिए था। और रिजल्ट आया तो दोनों आईएएस बन गए, और इसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। जैसे रिजल्ट उसने मुझे बताया, वो भी उत्तर प्रदेश पीसीएस में सिलेक्टेड है और अच्छे रैंक पे काम कर रहा है। उसने जैसे फोन किया, मैंने छूटते ही कहा कि इकोनॉमिक्स ने मारा होगा, इकोनॉमिक्स वैकल्पिक विषय था उसका। और हालत ये कि एक वैकल्पिक विषय फिलॉसफी में, फिलॉसफी का मेरा स्टूडेंट था वो, उसके मार्क्स 360 के ऊपर थे 600 में से, और इकोनॉमिक्स में 190 मार्क्स थे। और बाकी दोनों के पास इकोनॉमिक्स नहीं था, संस्कृत, इतिहास, हिंदी, फिलॉसफी ऐसे कुछ विषय थे। दोनों में 350, 350, 350 ऐसे नंबर लाए और आगे निकल गए। जनरल कैटेगरी से प्रॉपर आईएएस दोनों बने, और ये व्यक्ति नहीं बन पाया। तीनों योग्य थे, बहुत योग्य थे, लेकिन तुलना करनी हो तो जो सबसे योग्य था मेरे ख्याल से वो व्यक्ति था। ये मेरा परसेप्शन है उसको लेकर। अगले साल उसने कहा कि सर लास्ट अटेम्प्ट है, क्या करूं? मैंने कहा 2 साल से समझा रहा हूं, इकोनॉमिक्स छोड़ दो और कुछ नहीं करना है, छोड़ दो इकोनॉमिक्स। बोला सर, तब मैं हिंदी साहित्य पढ़ाई करता था उन दिनों। उसने कहा सर हिंदी साहित्य ले लूंगा, प्रीलिम्स हो चुका था, 2-3 महीने बचे हुए थे। मैंने उससे कहा कि बाकियों को तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे लेवल पर तुम 2.5 महीने भी पढ़ लोगे तो हिंदी साहित्य में 350 नंबर ले आओगे, जो लेवल आपका अंडरस्टैंडिंग और लिखने का है। उसने तय भी कर लिया, इलाहाबाद से दिल्ली भी आ गया पढ़ने के लिए, 2 दिन पढ़ा भी। फिर पता नहीं क्या कंफ्यूजन हुआ, उसने कहा कि सर अब सोच रहा हूँ कि जो होगा देखा जाएगा, इकोनॉमिक्स से ट्राई करते हैं। आखिर इसमें मैंने पीएचडी की है, आखिर मैं इसमें लेक्चरर रहा हूँ, लेक्चरर और पीएचडी की बात कर रहा हूँ, हल्के व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने देख लो भाई, जीवन तुम्हारा, कुल्हाड़ी तुम्हारी, पैर तुम्हारा, जहां मारना मार लो। और उसने फिर इकोनॉमिक्स से परीक्षा दी, और वही हुआ जिसका भय था, सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं ऐसी कम से कम 50 कहानियां जानता हूं। अब मैं ये कह सकता हूं कि सफल तो हो ही गया, पीसीएस में तो है ही वो, लेकिन वो जिस रैंक पे रिटायर होगा ना, उसके दोस्त कम से कम 15 साल उससे बड़े रैंक पे काम करेंगे। और ये अभी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, जब झेलना पड़ेगा ना तब समझ में आएगा। जब आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति आपका बॉस बन के आएगा ना, तब समझ में आएगा। और उसकी वजह सिर्फ ये होगी कि आपने एक गलती की, आप पीसीएस में हुए, वो आईएएस में हुआ। ये अंतर छोटा नहीं है, कम से कम 15-20 साल जिंदगी पीछे हो जाती है आपकी इस चक्कर में। मतलब केयरफुल फैसला कीजिए, इन सारी बात के बाद वही कीजिए जब करना है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या फैसला कर रहे हैं। और जिनको लगता है कि सारे विषय बराबर होते हैं, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ लास्ट, उसके बाद में तथ्यों पर आता हूँ, एकदम प्लेन फैक्ट्स पे आता हूँ। 2012 का अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट था 2 विषय वाला। उस साल एक व्यक्ति, अब मैं नाम बोलने से बचूंगा, वैसे तो वो नाम पहले बोला कई बार, लेकिन ठीक नहीं है, नाम क्यों बोलूं किसी का। एक व्यक्ति मेरे पास 2012 के प्रीलिम्स के बाद अगस्त महीने में आया, और अक्टूबर में मुख्य परीक्षा थी, मतलब 2 महीने के आसपास समय बचा हुआ था। उसने कहा कि सर मैं 6ठी बार एग्जाम दे रहा हूँ। उस समय जनरल के 4 अटेम्प्ट थे, वो ओबीसी में आते थे, तो उन्होंने कहा कि सर मेरा 6ठा अटेम्प्ट है या 7वां है, आखिरी शायद था, और मैं चाहता हूँ कि विषय बदल के हिंदी साहित्य लूँ। तो मैंने कहा पहली बात तो आप जिस समय बदलना चाह रहे हैं, मेंस का फॉर्म भरने का आखिरी डेट 2-4 दिन में थी, तब मेंस का फॉर्म अलग से होता था, आजकल तो प्रीलिम्स में हो जाता है। विषय का फैसला, मैंने कहा बहुत लेट आप नहीं कर रहे? नहीं सर, आप मेरी बात समझिए, आईआईटी दिल्ली से बीटेक, एमटेक और शायद पीएचडी भी। विषय क्या थे? लोक प्रशासन और भूगोल। दोनों में कंफर्टेबल था, अच्छा कंफर्टेबल। जो 5 बार मेंस दे चुका उसको क्या कंफर्टलेसनेस होगी। तो अंत में उसने कहा कि सर ऐसा कि मुझे एक विषय छोड़ना ही छोड़ना है और हिंदी लेना ही लेना है, क्योंकि मैं हर बार ना 15-20 नंबर से मार खा रहा हूँ, बस इतने एक्स्ट्रा आ जाए। तो मैंने कितने नंबर चाहिए आपको 600 में से? उसने कहा सर अगर मेरे 250 के ऊपर कुछ भी आ जाएंगे तो मेरा काम चल जाएगा। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा कुछ लिख के दिखाओ, किसी भी विषय को कुछ लिख के दिखाओ, भाषा आपकी देखता हूँ। उसने गोदान पे लिख के दिखाया कुछ, अच्छा लिखा।
तो मैंने कहा अगर आप ऐसा लिख लेते हैं अभी तो 2 महीने पढ़ के बड़ी बात नहीं है कि आप 275 300 ऐसी रेंज में नंबर ले आए, ला सकते हैं। तो उसने भूगोल छोड़ा, लोक प्रशासन और हिंदी साहित्य रखा और एग्जाम दिया। मजे की बात है कि 2012 में जब उसका रिजल्ट आया तो आईएएस बन गया, प्रॉपर आईएएस में है, और उसके हिंदी साहित्य में नंबर आए 334 2 महीने पढ़ के। तो जब वो मुझसे मिलने आया उसके 1 महीने बाद, तो मुझे बहुत आइडिया था नहीं कि उस साल किसके कितने नंबर आए हैं, ज्यादा मैंने पता नहीं किया था। मैंने उससे पूछा, जब उसने कहा कि हिंदी में 334 आए, मैंने कहा तो बड़े अच्छे नंबर हैं यार। तो उसने कहा सर मुझे ये पता लगा कि इस साल के हिंदी साहित्य के मैक्सिमम मार्क्स मेरे ही हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो आपको, आपने 2 महीने में वो झंडे गाड़ दिए जो लंबे समय भी नहीं गाड़ पाते। फिर मैंने पूछा जीएस, वो भी अच्छे मार्क्स है, ऐसे भी ठीक, इंटरव्यू भी अच्छा। तो मैंने कहा फिर आपका रैंक इतना पीछे कैसे रह गया? उसका रैंक 160 के आसपास था। मैंने कहा आपका रैंक तो पहले 20-30 में होना चाहिए था। तो मैंने कहा लगता है दूसरा विषय आपका थोड़ा नुकसान कर गया होगा। तो दूसरा विषय क्या था? तो उस साल उसका दूसरा विषय था लोक प्रशासन। तो मैंने उससे पूछा कि कितने नंबर आए हैं। तब सोच लीजिएगा, थोड़ा अंतर देख लीजिएगा। मैं एक आध नंबर आगे पीछे शायद मेमोरी से कर दूं, एक आध नंबर का अंतर हो सकता है मेरी मेमोरी में, लेकिन लगभग वही स्थिति है। उसने बताया कि 161 नंबर आए हैं, एक पेपर में नहीं, दोनों मिला के 600 में से। मैं जो भी कह रहा हूं ऑन कैमरा कह रहा हूं, रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, और बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। उस विद्यार्थी का कार्डर छत्तीसगढ़ है, प्रॉपर आईएएस में है। अब मैंने इस भाव से कि यार ये तो बहुत ही खराब नंबर है, अगर इसके 200 नंबर भी होते तो ये शायद पहले 20 रैंक में होता, 250 होते तो शायद पहले 2-3 रैंक में होता। लेकिन उसके बाद सबसे रोचक तथ्य सुनने को मिला मुझे, वो ये कि उस साल लोक प्रशासन में भी उसके लगभग हाईएस्ट मार्क्स थे। अब वो बहुसंख्यक लोग मुझे ये बताएं कि ऐसा कैसे होता है कि एक विषय में हाईएस्ट मार्क्स ये आ रहे हैं और एक विषय में हाईएस्ट मार्क्स ये आ रहे हैं। मैं हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूं, अंग्रेजी माध्यम के नंबर बीच में लाने का शौक मुझे नहीं है, क्योंकि वो झूठ है, फरेब है। आपको परीक्षा हिंदी माध्यम में देनी है, कई लोग आपको अंग्रेजी के नंबर दिखाएंगे, मीनिंगलेस बात है, उनसे तुलना मत कीजिए अपनी। कुछ विषय अंग्रेजी में अच्छे हैं, हिंदी में अच्छे नहीं है, कुछ हिंदी में अच्छे हैं, अंग्रेजी में अच्छे नहीं है। आपका जो मीडियम है उसके स्तर पर बात करेंगे, दूसरे मीडियम को बीच में लेकर नहीं आएंगे। क्यों ऐसा होता है? यानी वो व्यक्ति 6 साल से मुख्य परीक्षा दे रहा है जिस विषय में, उसमें उसको 161 मिल रहे हैं। 2 से 2.5 महीने जिस विषय में पढ़ा उसमें 334 नंबर मिले। और उस साल के यूपीएससी के हिंदी माध्यम के मार्क्स का जो हाईएस्ट लेवल था दोनों विषयों में यही था। इसके बाद भी कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर इसने ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी, हम साबित करके दिखाएंगे। तो आपको तय करना है कि आपको अपना जीवन साबित करने में लगाना है या सफल करने में लगाना है। एक तरीका यह है कि कफन बांध लीजिए कि साबित करके दिखा दूंगा कि जो विषय सबसे गंदा है उसमें भी नंबर आ सकते हैं, तो कर लीजिए साबित। ज्यादा संभावना है कि साबित नहीं होगा, परमवीर चक्र मिल जाएगा मरणोपरांत। सिलेक्शन नहीं होगा तो उसको मरणोपरांत ही कहेंगे हम तो, कि आपके गलत फैसले ने लुटिया डुबो दी, फिर आप गली गली में अपनी शहादत दिखा रहे हैं, अरे हमने वो विषय लेके दिखाया था, है हिम्मत तो तुम भी लो। कह रहे हिम्मत से ज्यादा दिमाग है मेरे पास। हिम्मत के लिए दिमाग ना होना जरूरी थोड़ा है, दिमाग और हिम्मत साथ साथ भी तो हो सकते हैं दोनों चीजें। अगर ये बात स्पष्ट हो जाए कि सभी विषयों में अंक बराबर नहीं मिलते, आप ये मत पूछना मुझसे क्यों ऐसा होता है, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा होता है, और मैं क्यों जानने का प्रयास करूं कि ऐसा क्यों होता है। मेरे लिए ये काफी है कि ऐसा होता है। मैं हर चीज में क्यों क्यों पूछूं। सूर्य पूर्व में ही क्यों आता है मुझे नहीं पता, आता है ना, बात खत्म हो गई। तो मैंने अपना घर ऐसा लिया जो पूर्व की ओर देखता है, बात खत्म। अब मैं कहूं नहीं, पहले रिसर्च करी पूर्व से ही क्यों आता है, पहले इस पे सवाल खड़ा करना है कि भाई बराबरी कभी पश्चिम से आओ, कभी उत्तर से आओ, कभी दक्षिण से आओ। मैं क्यों दिमाग खपाऊं उन चीजों में जो मेरे बस की बात नहीं है। मैं सरल सी बात तथ्यों के रूप में बात करता हूं। आपके इस सेमिनार में आने से पहले हमने एक काम किया। अभी 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम नहीं आया है, लेकिन 2013, 14, 15, 16, 17 5 का आ चुका है। 2017 की मार्कशीट्स इंडिविजुअल विद्यार्थियों के पास आ चुकी हैं, लेकिन अब तक डीओपीटी की वेबसाइट पे एक साथ नहीं आई है। डीओपीटी की वेबसाइट पे सारी मार्कशीट्स आती हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो कसौटी बता रहा हूं ना, आप खुद टेस्ट कीजिएगा, किसी की बात में नहीं आना है। और आज जानबूझ के मैंने एक शीट तैयार कर ली है जो मैं भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्लास के बाद आपको दे भी देंगे, देखिएगा, उसको पलट के देखिएगा। मैंने जो टीचर्स हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स जो यहाँ नहीं पढ़ाते पर मेरे मित्र हैं, उन सबसे बात की पिछले 3-4 दिनों में। मैंने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदी माध्यम का परिणाम हर विषय में कैसा आ रहा है 4-5 सालों में। तो आपके विषय में पिछले 5 सालों में हिंदी माध्यम में जिन बच्चों के अच्छे अंक आए हैं, 290 से ज्यादा हों या ठीक है उससे थोड़े कम भी हों, तो मुझे उसकी लिस्ट भेज दीजिए। जो हमारी मैगजीन टीम में काम करते हैं मेंबर्स, सीनियर मेंबर्स, जिन्होंने 2-3 बार मेंस दे रखा है, इंटरव्यू दे रखा है, ऐसे 1-2 लोगों को मैंने कहा कि आप भी रिसर्च कीजिए, और क्योंकि उनके ग्रुप में सब लोग रहते हैं जो मेंस देने वाले हैं। मैंने सभी की मार्कशीट्स मंगवाइए, मार्कशीट हमारे पास होनी चाहिए, तथ्य होना चाहिए, और जितनी डिटेल्ड रिसर्च करनी हो कर लीजिए। इस पर आने से पहले केवल एक अंतिम बात समझ लें, फिर आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आप में से कितने लोग प्रॉपर आईएएस बनना चाहते हैं, जिनको आईएएस सपना है जिनका, ठीक है, मेरा अनुमान था यही होगा
करीब 99% के आसपास लोग आईएएस बनना चाहते हैं, ठीक है। और कितने लोग हैं जो आईएएस नहीं, कोई और सर्विस, आईपीएस, आईएफएस या कोई और सर्विस चाहते हैं पहली प्रेफरेंस में। 3% है, तो 97 और 3% कर लेते हैं, ठीक है। आईपीएस एंड अदर्स, आईपीएस ही चाहते होंगे जनरली, कईयों से हिसाब बराबर करना होगा आप लोगों को, तो जिनको जो हिसाब बराबर करने के मूड में आते हैं वो आईपीएस को प्रेफर करते हैं कि एक बार आईपीएस बन जाओ, उसके बाद तो एनकाउंटर ही एनकाउंटर है, और बता के आते हैं कि तेरा एनकाउंटर करूंगा, ध्यान रखियो आने वाला हूँ। हालांकि सर्विस में जाने का पता लगता है कि इतना आसान नहीं है, और एक एनकाउंटर कर दिया जीवन भर आपका होता रहेगा। उसके बाद कभी मानवाधिकार आयोग करेगा, कभी सुप्रीम कोर्ट करेगा, इतने एनकाउंटर होंगे कि उसके बाद जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ऐसे सपने मन में है तो मन से हटा दीजिए, ये मजाक नहीं होता है और वैसे भी ठीक नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि आईएएस बनने के लिए क्या करना है, आपको कितने अंक चाहिए, और हम उतने अंक की व्यवस्था कर लेते हैं, ठीक है। 2013 से जब से परीक्षा नए पैटर्न में शुरू हुई, हर साल स्टैंडर्ड चेंज होता गया। मैं एक टेबल बनाता हूं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। 2013 है, 2014 है, 2015 है, 2016 है, 2017 है, ठीक है। ये टेबल अभी बना लीजिए अपने कागज पे, थोड़ी सुविधा रहेगी, आपको एग्जैक्ट अंदाजा हो जाएगा कि आपको करना क्या है। दरअसल 775 से शुरू कीजिए। 2013 में जनरल में 775, 742, 719, पेन नहीं लेके आए आप लोग, कोई बात नहीं, पड़ोसी से मांग लीजिएगा, और 707। ये मैं क्या लिख रहा हूं समझ पा रहे हैं? ये कट ऑफ है, कट ऑफ, कट ऑफ। यानी 2013 में आखिरी नौकरी जिस व्यक्ति को मिली जनरल कैटेगरी में, उसके 775 अंक थे, इंटरव्यू मिला के फाइनल अंक है ये, ठीक है। 742 पर ओबीसी में मिल गई, 719 पर एससी में, 707 पर एसटी में मिल गई। फिर यूपीएससी ने सोचा कि इतने कम नंबर दिए, इतना खराब स्कोर सबको दिया, तो अगली बार नंबर थोड़े से बढ़ा दिए, नंबर का लेवल बढ़ा देते हैं, उससे थोड़ा सम्मानजनक स्कोर आता है। इसमें तो यह हालत है कि टॉपर भी घर पे बोल नहीं पा रहा था कि 40% मार्क्स आए हैं, जबकि आईएएस के टॉपर है, इतने कम मार्क्स उससे साल दिए गए थे। अगले साल ये लेवल बढ़ के हो गया 889। तो इस एक साल में योग्यता का विकास हो गया था या मार्किंग पैटर्न चेंज हो गया होगा? तो लोग क्या बोलते हैं, हम योग्य थे इसलिए हमने बढ़ा दिया, तो पैटर्न चेंज होता है। 889, 844, 830 और 811। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या स्थिति है, एकदम एग्जैक्ट अनुमान करके चलिए कि आपको क्या करना है। ये परीक्षा ऐसे नहीं है कि बस बहे जा रहे हैं प्रवाह में और समझ नहीं रहे क्या करना है क्या नहीं करना है। तीसरे साल थोड़ा सा कम हुआ 2015 में, 877, लगभग 10-10 नंबर, बराबर नंबर कम हो गया, 834, 810 और 801। ये फाइनल स्कोर है। 2016 में यूपीएससी ने फिर एक झटके से बढ़ा दिया, क्योंकि लगा कि मार्क्स कम मिल रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, तो इंस्ट्रक्शन जारी होती है कि नंबर थोड़े से बढ़ा के दीजिए सबको, तो बढ़ जाते हैं सबके, और एक झटके में बढ़ के 988 हो गया। ओबीसी में 951, 937 और 920, ठीक। और 2017 जो नियरेस्ट आपके है उसमें थोड़ा सा और मार्किंग पैटर्न लूज किया गया, और ये कट ऑफ बढ़ के 1006 हो गई, 1006, 968, 944 और एसटी के लिए 939 हो गई। ये सारी टेबल नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब अगर ये क्लियर है कि कट ऑफ बढ़ती जा रही है, तो पहले आप ये बताएं कि आपकी तैयारी का जो पैमाना तय होगा कौन से साल से तय होगा? 17 से हम तय करेंगे, है ना। तो 2017 को हाईलाइट कर लीजिए। 1006 कट ऑफ का मतलब है कि जिसको जनरल कैटेगरी में सबसे नीचे की नौकरी मिली उसके 1006 नंबर थे, पर आपको तो बनाइए सबसे नीचे का चलेगा नहीं, क्योंकि 25 नौकरियां हैं, 25 नौकरियों में जो सबसे नीचे वाली नौकरी है उसमें 1006 नंबर पे हुआ सिलेक्शन, और आईएएस तो 25 में सबसे ऊंची नौकरी है। तो हमें यह भी समझना चाहिए कि प्रॉपर आईएएस के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए सब कैटेगरीज में। तो हम 2017 की बात कर लेते हैं, ठीक है। आमतौर पर जनरल कैटेगरी में आईएएस बनने के लिए आपको पहले 100 रैंक में आना होगा, मोटा मोटा दिमाग में रखिए वैसे। अगर आप पहले 100 रैंक में हैं तो आईएएस है। जैसे पिछले साल हिंदी मीडियम का पहला रैंक 146 था, तो आईपीएस बने, आईएएस नहीं बने। हिंदी मीडियम से कम 10 आईएएस बने हैं, पर वो सब ओबीसी, एससी, एसटी में होने से बने हैं। जनरल में पिछले साल एक भी व्यक्ति आईएएस नहीं बना, क्योंकि पहले 100 में कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया उस पर भी पहुंचेंगे थोड़ी देर में, वो भी समझ में आएगा। अगर आप ओबीसी में हैं तो मोटा मोटा अनुमान रखिए कि 400 रैंक तक आपको आईएएस मिल जाएगा। नंबर का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, रैंक का फर्क पड़ जाता है। नंबर का फर्क मुश्किल से 15-20 का ही होता है, लेकिन रैंक का डिफरेंस काफी पड़ता है। यदि आप एससी कैटेगरी में हैं तो लगभग 600 रैंक तक आप आईएएस बनेंगे, एसटी में है तो लगभग 650। ये 10, 20, 25 रैंक ऊपर नीचे हर साल होता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि उस साल उस कैटेगरी में कितने बच्चे आगे थे, कितने बच्चे पीछे थे, ये चांस की बात है। और आप अपना टारगेट बनाने के लिए इतने रैंक को ध्यान रख के चलेंगे तो ठीक रहेगा। तो हम एक काम करते हैं कि 2017 में
इन सभी रैंक्स पर रहे विद्यार्थियों के कितने अंक थे ये नोट कर लेते हैं, इससे आपको अपना टारगेट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन रैंक्स पर जो देखें तो 100वें रैंक वाले विद्यार्थी के नंबर 1050 थे। 1050 कुल अंक हैं। 1016 ओबीसी में 400 रैंक, यानी कि 1000 से थोड़ा सा कम 997 और 990। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जिस व्यक्ति का रैंक 650 था उसके नंबर 990 थे, 600 वाले के 997 थे, 400 वाले के 1016 थे, 100 वाले के 1050 थे। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से दिमाग में बैठा लीजिए कि कितने नंबर आपको चाहिए अगर आईएएस बनना है तो। अंकों में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, रैंक का अंतर ज़्यादा है। तो आप मुझे बताएं, क्या हम ये मान लें कि आपका टारगेट 1050 का होना चाहिए? मान लें। जो ओबीसी एससी एसटी वर्गों में है वो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा कम कर लें, लेकिन अगर 1050 आएंगे तो नुकसान थोड़ा ना उसका, ले ही ज़्यादा नंबर, उससे तो और अच्छी बात है, होम क्वार्टर मिल जाएगा। तो अब हम छोटी सी एक पहेली खेलते हैं कि आपको चाहिए 1050 नंबर। बस मुझे ये बता दीजिए कैसे लाएंगे, कहाँ से लाएंगे। पहले जीएस कितने नंबर का होता है? 1000 का होता है। और एक एससे भी होता है, वो कितने नंबर का है? 250 का। देखिए सब पता है आप लोगों को, एकदम गजब बात है। एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये 500 का होता है। और एक होता है इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट, 275। ठीक है, इन सबको मिला के 1050 नंबर चाहिए हमें। ठीक है, तो ऑप्शन का सबसे बाद में आएंगे, पहले बाकी बता दीजिए। जैसे जीएस में आपको क्या लगता है कितने नंबर ले आएंगे आप? पहले तो 300 नंबर के ऊपर आते नहीं थे हिंदी मीडियम में, इंग्लिश में करीब 50 नंबर एक्स्ट्रा कर लीजिए। पिछले साल से ऐसा हुआ कि करीब 400 की रेंज, मतलब 2 साल से टच होने लगी, इस सब थोड़ा सा ऊपर तक 415, 20, 25 तक कुछ लोगों के नंबर आए हैं। तो आपको जो ठीक लगे बता दीजिए कितने नंबर आप ले आएंगे। 500 ले आएंगे। कौन से भैया बोल रहे थे 500? आप बोल रहे थे, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ क्यों बैठे हो, ले आओ फिर तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, एक और सिंड्रोम है जो मुझे भी था, शायद आपको भी होता होगा। जब मैंने समाजशास्त्र विषय लिया, मुझे कई बुद्धिमानों ने समझाया कि देखो ये विषय ठीक नहीं है। एक मेरे परिवार के ही सीनियर व्यक्ति जो बहुत डिजर्विंग थे, सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, उसी विषय के विद्यार्थी भी थे वो भी, उन्होंने बहुत समझाया कि देखो बेटा ये ठीक नहीं है, इसमें नंबर नहीं आएंगे, मेरी बात मान लो। वो जितना समझा रहे थे मेरे मन में उतने पता क्या आ रहा था, अरे इनको आता वाता होगा नहीं, इनको पता नहीं कि मैं क्या चीज़ हूँ, अब इतिहास बदलने का समय आया है और ये मुझे परेशान कर रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं बेटा मतलब मेरा उतना ही मन मजबूत, मैंने कहा यही लूंगा, साबित कर दूंगा। और बाद में साबित वो सही हुए। तो एक सिंड्रोम होता है इस उम्र में जिसमें लगता है कि इतिहास के 2 ही चरण हैं, एक मुझसे पहले एक मेरे बाद का। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लगता है कि कृष्ण मैं ही हूँ, बार बार आता हूँ जब जब अशुभ बढ़ जाता है। तो इसका एक इलाज ये है कि औकात खराब शब्द है, हैसियत ठीक है, फिर भी अपनी हैसियत में रहना ठीक रहता है। ये बात मैं खुद को कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ। मतलब अगर मैं ये कहता हूँ ना कि आज तक किसी के 425 नंबर हिंदी मीडियम में नहीं आए और मैं 600 ले आऊंगा, तो मैं दरअसल ये कह रहा हूँ कि आज तक जितने लोग थे सारे गधे थे, उनमें दिमाग नहीं था, उनको मेहनत नहीं करनी आती थी। एक मैं ही हूँ जिसको मेहनत करनी आती है, जिसका दिमाग है। ऐसी गलतफहमी से बचिए। मतलब हो सकता है आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा महान हो, लेकिन इतना आसानी से सबको खारिज कर देना ठीक बात नहीं है। ये पहले भी समझदार लोग रहते थे दुनिया में, आप भी हैं, आगे भी आएंगे। तो अगर ये टेम्परामेंट आपके अंदर रहता है ना कि सब ऐसे थे, मैं ही हूँ, उससे बचिए, वो काम नहीं आएगा। मेरा अनुमान है कि आप बहुत है तो 425 मान लीजिए, क्योंकि आसान नहीं है लिखने में। तो क्या 825 लिख लीजिए, लिखने में क्या जा रहा है। पर 425 नंबर लाने में पापड़ बेलने पड़ेंगे बहुत सारे, आसान नहीं है ये। लेकिन आपको आईएएस बनना है ना भाई, जनरल से, तो आईएएस बनने के तो करना ही होगा। ऐसे में अच्छे विद्यार्थी जो अच्छा लिखते हैं, मेहनत ठीक ठाक करते हैं, वो आमतौर पर 160 की रेंज तक आ जाते हैं। तो 160 मान लेते हैं, ये आपका टारगेट है। कितने अंक आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। ये टारगेट थोड़ा मुश्किल शायद लग रहा होगा, पर इससे कम में आईएएस नहीं बन पाएंगे। फिर आईपीएस, आईआरएस वो सब मिलेगा, पर टारगेट तो आईएएस के हिसाब से बनाना है। इंटरव्यू में आप 175 मान लीजिए, क्योंकि इससे ऊपर आ भी सकते हैं, लेकिन गारंटी देना मुश्किल है। आप अगर मेहनत करेंगे ठीक ठाक तो 175 तक आ जाएंगे, बहुत चिंता की बात नहीं है। उसके ऊपर थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए और 1050 में से माइनस कर लीजिए, तो ये हो गए 600, तो यही हो गए 760 हो गए। और 1050 में जो बच गया वो है 290, ठीक। और ज्यादा अच्छी प्लानिंग ये होती है कि आप ये मानकर कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नंबर कम हो ही जाएंगे एक आध जगह, तो टारगेट को थोड़ा सा बढ़ा के रख लीजिए। तो मेरी सलाह है कि वैकल्पिक विषय का टारगेट 300 रख लीजिए, ताकि अगर कहीं 5-10 नंबर कम हो भी जाएं तो भी कम से कम मैनेजेबल रहे मामला। तो मेरी सिंपल समझ कहती है कि अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको वैकल्पिक विषय में 300 नंबर लाने होंगे। और ये मैं 2017 के मार्क्स के ट्रेंड के बेस पे कह रहा हूँ।
2013-14 में उससे कम में काम चल रहा था क्योंकि कट ऑफ भी बहुत कम थी, तब 240 भी काफी थे। अब जो ट्रेंड है उसमें 300 से कम पर आप प्रॉपर आईएएस बनने के बारे में अगर सोचते हैं तो मुश्किल है। तो अब मेरे सामने अंतिम सवाल क्या बचा कि 300 नंबर किस विषय में आ सकते हैं और किस विषय में नहीं आ सकते। इसके लिए जो मैंने किया पिछले 4 दिन में एक रिसर्च करवाई पूरी टीम से, और मैंने उनसे कहा कि 3 कैटेगरीज में मुझे बताओ, एक तो 300 प्लस, एक बताओ कि 290 से 300 की रेंज में क्या स्थिति है, और फिर कहा कि चलो थोड़ा सा कम भी कर लेते हैं, किसी के मान लीजिए इंटरव्यू में ज्यादा नंबर आ जाए तो 275 से 290 की रेंज। जो जो प्रसिद्ध वैकल्पिक विषय है मैंने उन सब के नाम लिखवा दिए। मैं इन सब में आप पता कीजिए, कंडीशन रख दी है कि माध्यम हिंदी होना चाहिए, और हिंदी माध्यम का मतलब है हिंदी या किसी भारतीय भाषा का माध्यम। जैसे कोई बच्चा कहेगा गुजराती माध्यम में अंक आए हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको भी काउंट कर लेंगे। अंग्रेजी छोड़ के बाकी किसी माध्यम में कितने कितने अंक कितने लोगों के आए ये हम पता करना चाह रहे थे। ये रिसर्च यूपीएससी नहीं देती है, हम यूपीएससी से पूछेंगे तो भी शायद नहीं मिलेगी। तो रिसर्च हमने कैसे की, मैं पहले स्पष्ट कर रहा हूँ। 3, 4, 5 टीचर्स को मैंने मैसेज किया कि आप नंबर भेजिए किस किस के हैं, उन्होंने भेजा, उसको हमने क्रॉस चेक किया। उसके बाद इंटरनेट पर सब सामग्री उपलब्ध है। 2013, 14, 15, 16 की पूरी हर व्यक्ति की मार्कशीट इंटरनेट पर उपलब्ध है। कौन सी साइट पे? डीओपीटी की साइट पे है। 17 की नहीं है। 17 में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ लगभग उन सबको मैं या मेरी टीम के लोग जानते हैं। हमने उनमें से अधिकांश से निवेदन किया है कि आप अपनी मार्कशीट भेज दीजिए। 1-2 मामलों में थोड़ा सा डाउट था, मार्कशीट नहीं आई तो हमने उसको शामिल नहीं किया। तो इसके बाद भी हो सकता है कि एक आध छूट भी गया हो, क्योंकि लिमिट होती है ना, जितने हमें मिले हमने सबसे बात कर ली। इसको मैंने टाइप भी करवा दिया। मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, क्लास के बाद आपको मिल भी जाएगा रेफरेंस के तौर पर। जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, वो रैंडम शीट आपको मिल जाएगी, रैंडमली उनके मार्क्स मिल जाएंगे। तो वैकल्पिक विषय हम शुरू कर देते हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिलोसफी है और हिंदी लिटरेचर है। मेरे 2 विषय हैं, फिलोसफी और हिंदी लिटरेचर, तो मैंने जानबूझ के सबसे नीचे रख दिए। ठीक है, और कोई विषय है तो बताइए जो पॉपुलर हो। नहीं, मैथ्स वगैरह को हमने, क्योंकि उसमें मीडियम से बहुत फर्क नहीं पड़ता ना, जिनमें मीडियम का मतलब उनको हमने नहीं लिया। हमने वो विषय लिए रिसर्च में जो हिंदी माध्यम के लगभग सारे बच्चे आमतौर पर रखते हैं। तो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब हमने नहीं लिए। आप चाहेंगे तो उसमें मैं रिसर्च करके बता दूंगा आपको, अभी मेरे पास वो रिसर्च नहीं है। संस्कृत, हाँ संस्कृत है, संस्कृत लिटरेचर, एक मैथिली भी रख लीजिए, गुजराती भी रिसर्च की है, चाहेंगे क्या? मतलब मैथिली गुजराती, क्योंकि वो भाषा हम लोग नहीं जानते इसलिए नहीं रखा। अगर आप उस भाषा को जानते हो तो ले सकते हैं। सोशियोलॉजी तो इसमें हो गई है। साइकोलॉजी को हिंदी माध्यम में जनरली उसका ट्रेंड नहीं है, मेरे ख्याल से 1 या 2 लोग एग्जाम दे रहे होंगे उससे मेंस का, तो हमने रखा नहीं है, लेकिन मैं पता करके बता दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। साइकोलॉजी इंग्लिश में शानदार विषय है, रहा है लंबे समय तक, हिंदी में उसका ट्रेंड कभी बन नहीं पाया। इकोनॉमिक्स है आपका, कितना पढ़ चुकी हैं? मेरा भाव समझ गई? वो जो बच्चा था ना तीसरे वाला जो आईएएस नहीं बना था, उसने पीएचडी की थी और लेक्चरर था। उसने कम से कम 4 बार मुख्य परीक्षा दी थी इकोनॉमिक्स वैकल्पिक विषय से हिंदी माध्यम से। अगर आप चाहेंगे तो क्लास के बताइएगा, उससे बात करवा दूंगा फोन से, नाम नहीं बोलूंगा मैं उसका। ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स में हिंदी माध्यम में केवल एक व्यक्ति को जानता हूं जो आईएएस बना था आज से 7-8 साल पहले। इकोनॉमिक्स हिंदी में, इंग्लिश में भी बहुत नहीं चलता है, हिंदी में तो, पर मेरी सलाह है कि उसके लिए इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही मान लीजिए उस बात को। और कौन सा बोला था? एक विषय कोई और आया था यहाँ से, सोशियोलॉजी इसमें लिखा है। एंथ्रो भी हिंदी माध्यम में बहुत छोटा सैंपल साइज है, मतलब मुश्किल से 2-3-4 लोग शायद मुख्य परीक्षा में सफल हुए होंगे, तो हमारे पास वो है नहीं सैंपल साइज। कौन सा? उर्दू मेरे पास सैंपल साइज नहीं है उसका, है ना। थोड़ा सा आप डिस्कस कर लीजिए, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। अगर आप कहेंगे तो मैं भी सर्च करवा दूंगा, लेकिन अभी जो मैंने किया है आपको बता देता हूँ। उर्दू ठीक है, मैं पहले अपनी पूरी बात सुन लीजिए, फिर शायद आपका प्रश्न अपने समझ में आ जाए आपको। पहले पूरी बात सुन लेते हैं, ठीक है। तो जो रिपोर्ट मेरे पास है मैं वो रिपोर्ट आपसे शेयर करता हूँ, आप उसको लिखिए। मैं डिस्क्लेमर पहले लगा रहा हूँ कि जितने सोर्सेज हमारे पास से, इंटरनेट, बहुत सारी मैगजीन से इंटरव्यूज, और जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं उनके आपस के व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसके थ्रू हमने सब पता किया है। ज्यादा अंतर नहीं होगा, एक आध व्यक्ति हो सकता है ज्यादा हर विषय में हो जो हमें ना मिल पाया हो, लेकिन आमतौर पर इतना ही है। जहां तक हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री में हमें 300 प्लस में 2 लोग मिले, ये आमतौर पर पिछले 2 साल के ही हैं। पिछले साल के जो टॉपर थे गौरव, जिनका नाम था 31वां रैंक था, वो हिस्ट्री से थे, 310 नंबर उनके थे। इस साल एक लड़की थी जिसका नाम गर्ग, क्या गर्ग था? साक्षी गर्ग। हाँ, साक्षी गर्ग के 301 नंबर इतिहास में आए थे। मेरे पास सबके नाम भी हैं और वो आपको लिस्ट बाद में मिल भी जाएगी, अब देखिएगा उसको। पर वो इस तरह से नहीं मिलेगी, वो रैंडम लिस्ट है, उससे पता लग जाएगा। 290 से 300 के बीच में हिस्ट्री में हमें नहीं मिला कोई, लेकिन 275 से 290 के बीच में एक व्यक्ति मिला। ये पिछले 2 साल में जनरली ये ट्रेंड रहा है। अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि अगर 2 व्यक्तियों के नंबर 300 प्लस हैं तो संभावना बनती है कि हाँ आ सकते हैं। ठीक है, फिर हम पॉलिटिकल साइंस पे चले गए। पॉलिटिकल साइंस में 300 प्लस मार्क्स केवल एक बच्चे के मिले, उसका नाम नीतू है, उसके 312 नंबर आए थे। और 312, अच्छा हाईएस्ट स्कोर भी चाहे तो नोट कर लें, इतिहास में 310 है
पॉल साइंस में 312 तक आ चुका है, नीतू नाम था उसका। और पॉल साइंस में 290 प्लस में भी एक मिला, 298 स्कोर मिला उसमें हमें, जो 300 जैसा ही है कुछ कुछ। और उसके बाद 275 प्लस में 2 लोग और मिले, एक लखन सिंह, एक शिव सिंह मीणा। इन दोनों के 283 मार्क्स से 2013 की बात है, दोनों के दोनों। तो पॉलिटिकल साइंस को लेकर पहले मेरी राय ये थी कि वो बहुत कमजोर विषय है। पिछले 2 साल में उसने थोड़ा सा इंप्रूव किया है, हिंदी माध्यम में ठीक हुआ है पहले की तुलना में। इसके बाद भूगोल में हमें केवल एक व्यक्ति मिला जिसके 290 प्लस है, 291 मार्क्स हैं, शैलेंद्र सिंह हिंडोलिया। एक व्यक्ति 291 मार्क्स हैं, शैलेंद्र नाम है उसका। ये दृष्टि के स्टूडेंट नहीं है, कोई भी हो, कहीं भी हो, हिंदी माध्यम में हो, उसके नंबर आए हो, हमें सिर्फ इस बात से मतलब है। सोशियोलॉजी में हमें केवल एक व्यक्ति मिला जो इस साल का टॉपर था हिंदी माध्यम का, अनिरुद्ध, 146 रैंक। उसके मार्क्स हैं 297। 300 प्लस में हमें एक भी व्यक्ति नहीं मिला अब तक, स्पष्ट एकदम। सोशियोलॉजी के बाद लोक प्रशासन में हमें तीनों कैटेगरीज में एक भी नहीं मिला। पिछले 5 साल में एक भी व्यक्ति के हिंदी माध्यम में 275 प्लस मार्क्स नहीं मिले। हमने एक प्रयोग और किया कि जिन संस्थाओं में जो विषय पढ़ाए जाते हैं उनके ब्रोशर्स निकाल लिए, जिसमें लिखा होता है ना कि इसके इतने नंबर, इसके इतने नंबर। नाम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक ब्रोशर में 20 नाम लिखे थे, उनमें से 19 के विषय कुछ और थे। ये लोक प्रशासन के बारे में नहीं है, ये जनरल बात कह रहा हूं। एक विषय के प्रचार में कि हमारे संस्थान से इस विषय में इतनी सफलताएं, 20 नाम रैंक के साथ, और उन 20 में से एक व्यक्ति उस विषय का था, 19 अन्य विषयों के लोग थे। क्योंकि सबको पता है कि आप लोग ध्यान से रिसर्च नहीं करेंगे, क्योंकि रिसर्च नहीं करेंगे आप मान लेंगे आराम से, जिसको साइकोलॉजी में ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग कहते हैं, चीजों को आराम से मान लेना। तो जब भी कोई ऐसा प्रचार करे ना, एक बार नेट खोल के बैठ जाए, सबकी मार्कशीट है इंटरनेट पर, आप नाम डालते चाहिए, मार्कशीट आती जाएगी, उसमें लिखा है विषय का नाम, चेक कर लीजिए। किसी की बात क्यों मानते हैं, चेक कीजिए। आज जो लिस्ट मिलेगी ना, सारे चेक कीजिएगा मार्कशीट जाके इंटरनेट से, एक भी मत छोड़िएगा। किसी की बात मत मानिए ना, जब सोर्स है जांचने का, जांच से देखिए। फिलॉसफी में 311 नंबर हाईएस्ट, 300 प्लस वाले में एक व्यक्ति, मिहिर पटेल, ये आईएएस हैं गुजरात कैडर में, गुजराती माध्यम से लिखा था इन्होंने, वो दृष्टि में भी पढ़ रहे थे उस समय। और इसके बाद 275 प्लस में एक है मुकेश लुनायत, इसी बार आईपीएस बना है वो बच्चा, दृष्टि से भी जुड़ा हुआ था। उनका इंटरव्यू मैगजीन में आया होगा, आपने हाल में देखा होगा मुकेश, बल्कि यहाँ शायद सेमिनार भी हुआ होगा। हाँ, मुकेश लुनायत नाम है उसके, 287 मार्क्स इस बार फिलॉसफी में आए हैं। इसके बाद हिंदी लिटरेचर, हिंदी मेरा विषय है, मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है, तो तथ्यों के साथ बात करते हैं। हिंदी में यह संख्या है 11, 9 और 7। इन सबके नाम आप चाहें तो मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। गंगा सिंह 2016 के टॉपर, 315 अंक की हाईएस्ट है, 315 है। मुझे कल किसी ने बताया कि 321 भी है। मैंने बहुत कोशिश की कि मार्कशीट मुझे मिल जाए, उसके स्क्रीनशॉट मिल जाए। जिस व्यक्ति ने क्लेम किया उससे बात भी हुई, हमारी टीम के मेंबर की, उसने मार्कशीट भेजने से मना कर दिया। मना करने की वजह यह बताई कि बाकी विषयों में नंबर अच्छे नहीं है, तो मैं नहीं चाह रहा कि लोग देखें। हमने ये ऑप्शन भी दिया कि आप मार्कशीट में बाकी हिस्सों को काट के सिर्फ इतना भेज दीजिए जिसमें हिंदी लिखा हुआ दिख जाए और आपका नाम दिख जाए। उन्होंने किसी वजह से मना कर दिया, तो मैं क्यों संदेह करूं उन पर, और क्योंकि वो मेरे पास नहीं है मैंने उसका नाम लिखा नहीं है, वरना 321 शायद हम हाईएस्ट लिखते, 315 प्रामाणिक रूप से हम जानते हैं। अरविंद प्रताप सिंह 313, निशांत जैन 313, वायव्या चौबे 313, आरती सिंह आईपीएस बनी है, मेरे पुराने स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम की हैं। अनिरुद्ध जो इस बार फर्स्ट रैंकर थे, उनकी पत्नी है, ये दोनों पति पत्नी हैं, उनके 310 नंबर थे। चेतन कुमार मीणा 307 इसी बार, प्रीति हुडा 305, प्रमोद कुमार यादव आईपीएस बने अभी 305, विक्रम गंगवार 301, दीपक कुमार 300, आशीष शुक्ला 300, 11 लोग। 290 प्लस में 9 और 275 से 290 में 7 लोग हैं। लिटरेचर कोई भी हो, उसका रिजल्ट ऐसा ही चल रहा है, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, और उर्दू भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी लीजिए। तमिल लिटरेचर में एक बच्चे के 350 नंबर आए हैं, उसका नाम भी मेरे पास आया था लिखा हुआ, लेकिन तमिल तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए उसका फायदा है नहीं बताने का कि अपनी तमिल सीख के साहित्य सीखे, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तमिल साहित्य में ये भी है। मैथिली साहित्य में 2 लोग हमें मिले 300 प्लस वाले, 306। एक क्लेम 318 का है, पर मेरे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उसको लिखने से बचूंगा। 2 मिले हैं 290 प्लस वाले, 2 300 प्लस, 2 290 प्लस वाले। मैथिली साहित्य की बात कर रहा हूं। अगर आप मिथिला से हैं तो मैथिली साहित्य भी उतना ही बढ़िया विषय है जितना हिंदी साहित्य है। संस्कृत में हमारे पास जो संख्या है 300 प्लस में तो कोई नहीं मिला, 290 प्लस में 3 लोग मिले। उनके नाम जानना चाहें तो विजय सिंह गुर्जर 298 2017 में, आदित्य झा 291 2017 और सुनीता चौधरी 291 2016। और 275 प्लस में आकाश गुप्ता एक व्यक्ति 2016 में मेरे 284 नंबर थे, तो एक यहां लिख लीजिए। ये हमारी रिसर्च का नतीजा है। गुजराती साहित्य में आपकी रुचि नहीं तो मैं छोड़ देता हूं, उसमें 300 प्लस तो नहीं मिले, लेकिन हाँ उसके नीचे अच्छे अंक कई लोगों के आए हैं गुजराती साहित्य में। अब क्या मैं इस निष्कर्ष पे आ सकता हूं कि सभी विषयों में बराबर नंबर नहीं मिलते हैं, और जिस विषय में नंबर कम आ रहे हैं उसमें आप अपना बलिदान देने की जरूरत नहीं है?
आपके जीवन का उद्देश्य साबित करना है या आईएएस बनना है, तो साबित बाकी लोग कर लेंगे। आप सिंपल रास्ता देखिए, कौन से रास्ते से बात बनती है। इसके बेस पर यदि मुझे बताना हो, पहली प्रेफरेंस में मेरे हिसाब से कोई भी भाषा का साहित्य जो भी आपके पल्ले पड़ती हो, जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं उनके लिए हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य ठीक है। अगर आप मिथिला से हैं तो मैथिली साहित्य, गुजरात के बहुत बच्चे यहाँ आते हैं, गुजराती साहित्य, महाराष्ट्र के बच्चे आते हैं, उन सबको हम बोलते हैं मराठी साहित्य रख लीजिए। एक केस बहुत रोचक है, आपको बताता हूँ, सिंधी साहित्य का। हमारे एक मित्र थे, सिलेक्टेड व्यक्ति थे, डेप्यूटी सेक्रेटरी थे उस समय भारत सरकार में, सिंध के थे, सिंधी बैकग्राउंड के थे। उनकी पत्नी की जब उम्र वो थी कि लास्ट एक ही अटेम्प्ट बचा हुआ था, कभी एग्जाम दिया नहीं था जीवन में, अचानक मन हुआ कि एग्जाम देकर देखती हूँ, तो वो मेरे पास आई। ये बात 2012 से पहले की है, यानी 2 विषय के समय की बात है, 600 नंबर में। तो उन्होंने कहा कि हम एग्जाम देना चाह रहे हैं और सिंधी साहित्य से देना चाह रहे हैं। और सिंधी साहित्य की हालत ये थी कि पूरे यूपीएससी में 1 या 2 लोग एग्जाम देते थे उसमें, ना टीचर, ना नोट्स, ना गाइडेंस, ना बुक्स, कुछ नहीं। सिंधी पढ़ने में ठीक थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप केवल सिंधी साहित्य का जो टेक्स्ट है एक बार पढ़ लीजिए उसको हल्का फुल्का, और सिंधी साहित्य के इतिहास को एक रीडिंग देख लीजिए किसी किताब से। और उन्होंने हिंदी साहित्य की क्लासेस में बैठ के देखा। किस लिए बैठ के देखा कि अप्रोच क्या होती है लिखने की। जैसे एक क्वेश्चन है तो हम हिंदी साहित्य में कैसे डील करते हैं, उसी अप्रोच को उन्होंने फॉलो किया सिंधी साहित्य में डील करने के लिए। पहला और आखिरी एक ही अटेम्प्ट था उनके पास, और उनके 370 नंबर आए, और वो भारतीय राजस्व सेवा में आजकल काम कर रही है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। तो साहित्य में ये होता है, अगर साहित्य में आपकी गति नहीं है, कुछ लोगों को हो सकता है ना कि साहित्य नहीं सूट करता है, अपच हो जाता है उसको देख के ही, परेशानी होती है ना। साहित्य पढ़ने के लिए क्या चाहिए कि आपको थोड़ा सा क्रिएटिव चीजें समझने में मजा आए, उपन्यास कहानी पढ़े मजा आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो फिर नंबर 2 पर मेरे हिसाब से जो विषय है वो लेना चाहिए जो आपकी मदद बाकी विषयों में भी ठीक ठाक कर दे, क्योंकि साहित्य आपकी निबंध में तो मदद कर देगा, बाकी में नहीं कर पाएगा। उस हिसाब से इस समय हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मुझे ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। देखिए 300 प्लस की संभावना जिसमें ज्यादा है मैं तो उसी को अच्छा मानूंगा, और हिस्ट्री में ऐसे 2 सैंपल्स हैं, पोल साइंस में भी ऐसा एक सैंपल है, तो कम से कम संभावना नजर आती है। और हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी तीनों विषय जीएस में खूब मदद करते हैं। इनमें से हिस्ट्री, पोल साइंस में 300 प्लस नंबर भी आए हैं। तो अगर आप लिटरेचर में ना जाएं तो हिस्ट्री या पोल साइंस में जाएं। नंबर 3 पर मैं रखूंगा फिलोसफी को, जिसमें 300 प्लस मार्क्स का स्कोप दिखता है, लेकिन फिलोसफी वही लोग लें जिनको अमूर्त बातें ठीक से समझ में आती हैं। फिलोसफी बच्चों का खेल नहीं है। इस बार जो पेपर आया है, मैं फिलोसफी कई साल पढ़ाता रहा हूं, मेरा बाद में विषय भी रहा लास्ट के 2 अटेम्प्ट्स में। इस बार का जो पेपर फिलोसफी का है वो पेपर ऐसा है कि किताब पढ़ के उसको कोई नहीं कर सकता। जिसने फिलोसफी को ठीक से अपने अंदर उतार ना लिया हो उसके बस की बात नहीं है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए एक सवाल आता है, शंकराचार्य जगत के विषय में क्या विचार रखते हैं, समझाइए। एक तो ये सवाल है। इस बार सवाल का लेवल ये है, समझाने के लिए बता रहा हूं केवल, कि मान लीजिए आपके पास एक डस्टर रखा है, इस डस्टर की व्याख्या शंकराचार्य और हीगल कैसे करेंगे। इस बार इस तरह के सवाल है, अप्लाइड एकदम, कि एक कंसेप्ट जो आपके सामने है उस पर ये दार्शनिक क्या बात करेगा, वो क्या बात करेगा, कंपैरिजन बताइए। ये उसके लिए है कि जिसने फिलोसफी को ठीक से जिया हो, विषय को ठीक से पढ़ा हो। उसके बाद 2 विषय ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी आते हैं। 300 प्लस नहीं है, लेकिन हाँ 290 प्लस में एक व्यक्ति इनमें है। और उसके बाद वो सारे जिनका नाम इसमें नहीं है, जैसे इकोनॉमिक्स, हिंदी माध्यम में। मैं फिर से आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि मतलब आत्महत्या करने के अच्छे उपाय भी हैं, हम यही उपाय क्यों चुने। लोक प्रशासन इस लिस्ट में नहीं है क्योंकि एक भी व्यक्ति हमारे पास है ही नहीं ऐसा। और मैं इस तरह से सहमत नहीं होऊंगा कि लोक प्रशासन में नंबर क्यों नहीं आएंगे। कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, लोक प्रशासन इसलिए पढ़ लो क्योंकि आईएएस बनने के बाद मसूरी में वही तो पढ़ना है। बस यही नहीं बताते कि पढ़ लोगे तो मसूरी पहुंचोगे ही नहीं, फिर पढ़ोगे ऐसे वहां पर। अगर उसको पढ़ने से मसूरी पहुंच ही नहीं रहे तो मसूरी में वही पढ़ना, इससे क्या फायदा होगा। अरे मसूरी में जो पढ़ाएंगे पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। जब सरकार पैसे देगी पढ़ने के, सुविधाएं देगी, तो पढ़ा दे जो पढ़ाना है, हम सब पढ़ लेंगे। एक बार मसूरी पहुंचे तो ऐसा ना हो कि मसूरी टूरिस्ट बन के पहुंचे कि आने भर रहे हैं कि यही एकेडमी है, काश में यहाँ था, अब मैं इसको देखने के लिए आया हूँ कि कैसी एकेडमी है। तो इस तरह से जो मैं समझाना चाह रहा था 2 बातें। पहली बात, ये फैसला हल्का फुल्का नहीं है, लाठी और परमाणु बम में से लाठी मत चुन लीजिएगा। दूसरा, कोशिश कीजिए कि जिस विषय में रुचि, जैसे जिस रेंज में आप हैं, अब जैसे सेकंड रेंज में गए तो आपको हिस्ट्री और पोल साइंस में जिसमें रुचि है उसको चुन लीजिए, इसमें दिक्कत नहीं है। उसके नीचे की रेंज में जाना है तो जो ऑप्शन है उनमें से एक चुन लीजिए। लेकिन जहां तक संभव हो रुचि से ज्यादा महत्व इस बात को दीजिए कि हिंदी माध्यम में कौन सा विषय अच्छा परफॉर्म करेगा। और अंतिम बात यही, जीवन आपका, फैसले आपके, नियति आपकी। बस जल्दबाजी में फैसला मत कीजिएगा ताकि बाद में पछताना ना पड़े। मैंने ऐसे 50 बच्चों को देखा है जो बाद में पछताते रहे कि काश विषय ठीक ले लिया होता। इसलिए आप सबको बताना चाह रहा था। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, धन्यवाद।